हेलो कमांडर्स, वेलकम टू SGPS क्लासेस ऑनलाइन। कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? चलिए, तो क्लास को आगे बढ़ाया जाए। हम लोग बढ़ते हैं लेक्चर 6 से। आपके आने से पहले हम कुछ इमेज तैयार करके रखे हुए हैं, ठीक है, बिकॉज आज हम लोग को शुरू करना है मियोसिस, ठीक है। और देखिए, पहली बात तो आपको हम बता दें कि सब ऐसा कहते हैं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, लेकिन सब ऐसा कहते हैं कि जो आपका मियोसिस है उसको समझना, याद रखना थोड़ा कठिन है, थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा देखिए हम भी बता दें आपको कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ये सब। जो अभी हम आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप लोग वो बारीकी से समझिएगा। बारीकी से कहने का मतलब है कि एक एक लाइन जो हम बोलेंगे उसको ढंग से समझिएगा, फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो अगर हम बोलें, एक बार हमको एक फेज को बोले, उस फेज वो फेज अगर आपको समझ में नहीं आया तो पहले उस फेज को क्लियर कीजिएगा, फिर अगला फेज में आगे बढ़िएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए क्या बोल रहे हैं। हम बोल ये रहे हैं कि हम लोग अभी तक क्या देख चुके हैं। तो हम लोग मिटोसिस को देख लिए, देखे ना कि एक डिप्लॉयड सेल था, वो डिवाइड किया, पहले इंटरफेज हुआ, उसमें G1 फेज चला, S फेज चला, G2 फेज चला, फिर क्या उसमें वो M फेज पे आया, तो M फेज में वहाँ पे क्या हुआ, मिटोसिस हुआ। तो उसमें क्या हुआ, जो एक पेरेंट सेल था, यानी कि पेरेंट सेल के पास अगर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम था, डॉटर सेल के पास भी क्या हुआ, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम आया, ठीक है। लेकिन मियोसिस बाबू वैसा नहीं है। मियोसिस में ऐसा नहीं होता है कि एक पेरेंट सेल डिवाइड करेगा तो उसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, मतलब क्या। अब देखिए क्या है कि सबसे पहले अगर हम बात करें ह्यूमन का, देखिए हम ह्यूमन जो भी बने हुए, कैसे बने हुए हैं, हमको पता है कि हमारे में क्या इवोल्यूशन हुआ है ना, मतलब जैव विकास हुआ है, तो हम लोग बने हैं, ठीक है। अब देखिए जैव विकास, इवोल्यूशन कहने का मतलब क्या है कि सिंपल समझिए कि जो जैव विकास या फिर जो इवोल्यूशन होता है, उसमें क्या होता है कि देखिए अगर हम जैव विकास की बात करें, इवोल्यूशन की बात करें, तो क्या हुआ, लगातार जनरली जो इवोल्यूशन था वो बढ़ता, मतलब जो इवोल्यूशन था वो अपना चल रहा था, ठीक है। उसमें क्या क्या हो रहा था कि ह्यूमन में कुछ नए नए तरह के, सुनिए क्या बोल रहे हैं, बात को पहले सुनिएगा, ठीक है। कुछ नए नए तरह के जीन बनते चले गए, ठीक है। अब जो नए तरह के जीन बने, वो किसी नए एडेप्टेशन के लिए बने। जैसे कि आपका हम लोग देखिए, हम लोग को, आपको पता है डार्विन का थ्योरी, डार्विनस पढ़े हुए ना आप लोग, डार्विनस हम पढ़ाए हुए आपको डार्विनस, ठीक है, कि नेचर में वही फिट, नेचर उसी को सिलेक्ट करता है जो नेचर के लिए फिट होता है, ठीक है। अब नेचर को वो सिलेक्ट करेगा जो नेचर के लिए फिट होगा। मतलब ये है कि अगर उसके पास कोई भी ह्यूमन है, कोई भी स्पीसीज है, अगर उसके पास नेचर में सस्टेन, यानी कि नेचर में रहने वाला वो ऐसा जीन है, तो वो नेचर में रहेगा, वरना नहीं रहेगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक समय की बात है, मतलब आज से बहुत साल पहले की हम बात, 2000 साल पहले की बात बोल रहे हैं। उसमें क्या था कि लगातार जैव विकास हो रहा था, इवोल्यूशन हो रहा था। तो उसमें क्या हुआ कि कुछ जिन क्या हुआ, बॉडी ह्यूमन के अंदर कुछ जिन क्या हुआ, बदलते चले गए, ठीक है। अब क्या हुआ, ह्यूमन के अंदर बदलते चले गए। तो अब देखिए पहले जिन बदला, ठीक है। अब क्या है कि सुनिए, समझिए क्या बोल रहे हैं, लाखों पॉपुलेशन है, उसमें क्या हुआ, कुछ वैसे इंसान है जिनमें क्या है कि जिनका परिवर्तन हुआ, ठीक है। अब एनवायरमेंट चेंज हुआ, जब एनवायरमेंट चेंज हुआ तो जो लाखों पॉपुलेशन वाले जो है वो सब डेड कर गए, जिनके पास उस एनवायरमेंट में एडजस्ट होने का जीन है वो अलाइव रहे, है ना। तो अब सर ये अचानक से सर आप सेल साइकिल और सेल डिवीजन से सर इवोल्यूशन में कैसे पहुंच गए? सर ठीक है, आप सर खिचड़ी बनाते हैं, हमको पता है, लेकिन सर इतना ज़्यादा खिचड़ी भी नहीं बनाइए कि सर कहाँ सेल साइकिल, सेल डिवीजन और कहाँ इवोल्यूशन में आ गए। तो बाबू ये इवोल्यूशन में हम गए नहीं है। अब देखिए क्या है कि हम क्या बोले आपको कि जिन का परिवर्तन होता है ना, जिन का परिवर्तन होता है। तो एक्चुअली में जिन का परिवर्तन कहाँ होता है और कैसे होता है? तो जिन का परिवर्तन जो बाबू होता है वो होता है मियोसिस के प्रोसेस में। मियोसिस में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, हम लोग बात करेंगे सब कुछ। मियोसिस में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर का कारण क्या होता है कि एक क्रोमोसोम का आधा हिस्सा टूट के दूसरे क्रोमोसोम में जगह जुड़ जाता है, फिर उस क्रोमोसोम का आधा हिस्सा टूट के दूसरे क्रोमोसोम में चला जाता है। तो उससे क्या होता है, जीन में बदलाव आता है, और जीन में बदलाव आता है वही क्या होता है, ह्यूमन के सेल में वेरिएशन लेके आता है। अब देखिए, हाँ ये बात सच है कि हम लोग के पास हेरिडिटी है, वी आर डेवलप फ्रॉम आवर पेरेंट्स। हमको पता है कि हम लोग के पास जो भी कैरेक्टर है पेरेंट्स है, लेकिन कुछ कैरेक्टर अपना भी होता है, कुछ कैरेक्टर उनसे फादर मदर से हटके भी है, ठीक है। तो ये क्या वेरिएशन है, और यही वेरिएशन तो इवोल्यूशन है। जो वेरिएशन होता है वही तो इवोल्यूशन है। आया बात समझ में? अब देखिए, अब क्या हुआ कि नॉर्मली क्या हुआ कि डिप्लॉयड सेल में मिटोसिस चल रहा था। नॉर्मली क्या हुआ, डिप्लॉयड सेल में मिटोसिस चल रहा था, ठीक है। तो उसमें क्या होता बाबू, तो उसमें क्या होता कि जो 2n वाले थे वो 2n बन रहे थे, जो n वाले थे वो n बन रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। उससे क्या होता, सारा सोमेटिक सेल जो था वो आराम से एडजस्ट था, आराम से काम करता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं था, ठीक है। लेकिन जब अगर हम बात करें गैमेट्स का, अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, अगर हम बात करें लैंगिक, अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो उसमें क्या है कि
अब अगर सुनिए, अगर गैमेट्स में जो गैमेट्स का सेल है, अगर उस गैमेट्स वाले सेल में, ठीक है, अगर गैमेट्स वाले सेल में कितना क्रोमोसोम, सब सेल में सब के सब हैप्लॉइड सेल है, तो गैमेट्स वाले क्रोमोसोम में क्या होगा, 46 क्रोमोसोम होगा, है ना, 46 क्रोमोसोम होगा। अब क्या है कि अगर 46 क्रोमोसोम एक पेरेंट से, 46 क्रोमोसोम दो पेरेंट से, मतलब एक जनरेशन में क्रोमोसोम का संख्या कितना हो गया, 92, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अब अगर फर्दर फिर इमेजिन करते हैं, जैसे इमेजिन करते हैं कि ये फिर फर्दर क्या होगा, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, तो क्या होगा, इससे फिर क्या होगा, 184 क्रोमोसोम। अब बताइए क्या एक सेल के अंदर 140 सेट ऑफ क्रोमोसोम पॉसिबल है क्या, नहीं, क्योंकि ह्यूमन के पास पॉलीप्लॉइड एडजस्ट नहीं होता, ह्यूमन मर जाएगा वो। तो इसीलिए क्या हुआ कि गैमेट्स के अंदर क्या हुआ कि नेचर एक तरकीब लगाया कि नहीं, इसको अगर ऐसा करोगे, देखिए समझिए बात को हम क्या बोल रहे हैं, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। डिप्लॉयड सेल में 2n क्रोमोसोम था, जब डिप्लॉयड सेल डिवाइड किया तो 2n क्रोमोसोम ही बना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर गैमेट सेल भी एक डिप्लॉयड सेल है, सुनिए क्या बोल रहे हैं, अभी है नहीं, बस बता रहे हैं, गैमेट सेल भी अगर एक डिप्लॉयड सेल है, अगर वो फर्दर डिवाइड करेगा और डिप्लॉयड ही बनेगा, क्या बोले कि वो फर्दर डिवाइड करेगा और डिप्लॉयड ही बनेगा, ठीक है, क्या बोले हम कि वो फर्दर डिवाइड करेगा और डिप्लॉयड ही अगर बनेगा, ठीक है। तो अगर जो सेक्स सेल है, जो गैमेट्स है, वो डिप्लॉयड है, पार्टनर का भी डिप्लॉयड होगा, तो डिप्लॉयड मिलके 4n बन जाएगा, फिर 4n मिलके 8n बन जाएगा, मतलब तो मुसीबत हो जाएगा। तो इसलिए क्या हुआ, नेचर में एक तरकीब लगा, वो तरकीब हुआ ऐसा कि बोला कि देखो ऐसा है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन, मतलब कि जो जनरेशन है, ठीक है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है, क्या करो, इसका कुछ ऐसा तरकीब लगाओ कि हर जनरेशन में क्रोमोसोम का संख्या उतना ही रहे। फिर 46 जो क्रोमोसोम ह्यूमन के अंदर है, तो 46 क्रोमोसोम क्या है, हर जनरेशन में रहे। अब क्या हुआ कि जब ये तरकीब लगा कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही रहना है हर सेल में, हर मतलब ह्यूमन में, ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए एक तरकीब लगा, वो तरकीब लगा आपका मियोसिस का, ठीक है। इसमें क्या हुआ बाबू, तो इसमें क्या किया गया कि इसमें सुनिए क्या बोल रहे हैं, एक सेल में जो क्रोमोसोम का संख्या था, उस क्रोमोसोम का संख्या को आधा कर दिया गया। अब एक गैमेट सेल में आधा है, एक गैमेट सेल में आधा, मतलब एक में 46 था तो 2n था, एक में आधा मतलब n हो गया, फिर एक में आधा n हो गया, n फर्टिलाइज किया तो क्या हो गया, तो बना आपका 2n। मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन, मतलब देखिए पहले क्या हुआ कि देखिए अब जनरेशन आफ्टर जनरेशन अगर क्रोमोसोम संख्या हम लोग का स्टेबल है, 46 ही है, तो इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे दो कारण है। पहला कारण कि मियोसिस, यानी गैमेट सेल में मियोसिस होता है, क्या बोले, गैमेट सेल में क्या होता है, मियोसिस होता है, वो क्या करता है, क्रोमोसोम का संख्या को आधा कर देता है, और फिर क्या, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, वो क्या करता है, क्रोमोसोम का संख्या को फिर दुगना कर देता है, मतलब 23 फिर 46 कर दिया। आया बात समझ में, ठीक है। तो अब क्या है कि हम ये तो समझ गए, हम ये समझ गए कि क्यों जरूरी है। हम देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस, मियोसिस का बाबू क्या इंपॉर्टेंस है, समझ रहे हैं आप लोग। देखिए कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, एक लाइन भी कंफ्यूज मत कीजिएगा। सब ऐसा कहते हैं कि मियोसिस बहुत टफ है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, ऐसा कुछ नहीं है, लाइन बाय लाइन रहेगा, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है, और हम कॉम्प्लेक्स नहीं होने देंगे, ठीक है। तो क्या बोले हम कि देखिए, तो अब क्या है कि हम लोग के बॉडी में और जितना भी सेल है, वो सारे सेल तो डिप्लॉयड है, तो उसमें मिटोसिस लग रहा है, मिटोसिस हो रहा है, वो अपना काम कर दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 2n वाला फिर 2n बन जा रहा है। क्योंकि देखिए मिटोसिस में क्या हुआ था, इंटरफेज में G1 फेज, S फेज, G2 फेज, फिर M फेज में क्या हुआ, प्रोफेज, इंटरफेज, तो प्रोफेज, मेटाफेज, तो मेटाफेज में क्या हुआ, दो क्रोमोसोम स्प्लिट कर गया, इसमें भी उतना ही क्रोमोसोम, इसमें भी उतना ही क्रोमोसोम, कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि डीएनए थ्रेड के कारण क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिन थ्रेड था कंडेंस किया था, दोनों डीएनए थ्रेड बाहर हो गया था, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन अगर वही तरकीब बाबू इसमें लगाया जाए, अगर वही तरकीब, अगर जो मिटोसिस का तरकीब अगर इसमें लगाया जाए, तो गैमेट सेल जो है उसमें अगर मिटोसिस होगा, सुनिए क्या बोल रहे हैं, गैमेट सेल में अगर मिटोसिस होगा तो गैमेट सेल में भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। अब जब वो फर्दर फर्टिलाइज करेगा तो 4n क्रोमोसोम बन जाएगा, फिर फर्टिलाइज करेगा, फिर 4n बन जाएगा, फिर फर्टिलाइज करेगा, फिर फर्टिलाइज करेगा 8n बनेगा, फिर फर्टिलाइज करेगा, फिर 16n बन जाएगा। मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्रोमोसोम का संख्या बहुत अधिक हो जाएगा, और जिसके कारण ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए क्या हुआ, एक तरकीब लगाया गया कि भैया ऐसा करो कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी कि जो जनरेशन है, ठीक है ना, यानी कि जो वंशागति है, जो जनरेशन है, ठीक है ना, यानी कि वंश जो वंशागति है, वंशागति के हर वंशागति में क्या हो कि क्रोमोसोम का संख्या इक्वल रहे, 46 तो 46 ही रहे। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए एक तरकीब लगाना होगा, वो तरकीब को हम लोग कहते हैं मियोसिस। अब देखिए मियोसिस का, अब देखिए क्रोमोसोम का संख्या 2n है, उसको n कर रहा है, मतलब ये सिंपल डिवीजन तो है नहीं, ये सिंपल विभाजन तो है नहीं,
इसमें कुछ ना कुछ यूनिक तरकीब तो लगेगा, क्योंकि देखिए आप खुद सोच के देखिए कि एक चीज नॉर्मल था उसको एबनॉर्मल किया जा रहा है, फिर उसको नॉर्मल किया जा रहा है। मतलब पहले 2n था, फिर उसको n कर दिया, फिर फर्टिलाइज के बाद उसको 2n कर दिया जा रहा है। मतलब इतना कुछ हो रहा है, तो भैया कुछ ना कुछ तो इसमें तरकीब लगेगा। इतना सिंपली जैसे कि हम लोग पढ़ लिए मिटोसिस, इतना सिंपली तो इसमें नहीं होने वाला है। अब क्या है कि अब देखिए, अब सुनिए क्या बोल रहे हैं, सुनिए सुनिए। अब देखिए चलिए हम ड्राइंग पे आते हैं। क्या यहाँ पे ड्राइंग है, ठीक है। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और अगर कोई दुख, कोई कष्ट, कोई परेशानी ना हो तो बना लीजिएगा, ठीक है। हम 2 मिनट हट जाते हैं, 1 मिनट हट जाते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बना लिए, मतलब स्क्रीनशॉट ले लिए, बाद में बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या बोले हम, समझिए क्या बोल रहे हैं। देखिए पहली बात क्या होता है कि जो मियोसिस, जो आपका देखिए इसके नीचे भी कुछ लिखा हुआ है। आप लगा वो कैमरा जानते करते हैं मोबाइल का है तो ये नीचे का नहीं आ रहा, हम बता देंगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए मियोसिस में वो क्या होता है कि मियोसिस, जैसे मिटोसिस एक ही बार हुआ था, मियोसिस में मियोसिस खुद 2 बार होता है। अब देखिए मियोसिस 2 बार क्यों होता है, क्योंकि याद रखिएगा कि याद रखिएगा कि एक मियोसिस में, क्या बोले, एक मियोसिस में, ठीक है ना, जो क्रोमोसोम है वो 1 बार डिवाइड करता है, और जो न्यूक्लियस है वो 2 बार। कहीं बगल में लिख लीजिए तो, ठीक है, लिख लीजिए कि मियोसिस ऐसा डिवीजन है, लिखिए मियोसिस ऐसा डिवीजन है जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड ट्वाइस, लिखिए न्यूक्लियस डिवाइड ट्वाइस, बट क्रोमोसोम डिवाइड ओनली वंस, लिखिए बट क्रोमोसोम डिवाइड ओनली वंस। मतलब मियोसिस एक ऐसा प्रक्रिया है, सुनिए, मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रक्रिया है, एक ऐसा डिवीजन है जिसमें न्यूक्लियस 2 बार डिवाइड करता है, लेकिन क्रोमोसोम 1 ही बार डिवाइड करता है। क्योंकि देखिए मियोसिस का मेन काम क्या था, मियोसिस का मेन काम यही था कि 46 क्रोमोसोम है उसको आधा करो, यही काम था उसका, था कि नहीं। 40 जो पेयर में था, और पेयर में कैसे हुआ, एक फादर से एक मदर से पेयर में आ गया। हम लोग का सारे क्रोमोसोम पेयर में, कैसे, एक फादर से एक मदर से, सारे के सारे पेयर क्रोमोसोम है हम लोग के पास। तो जो पेयर क्रोमोसोम है, जो आपका 46 क्रोमोसोम, उसको 23 करो, है ना। तो अब क्या हुआ, अब पेयर क्रोमोसोम है, इसको 23 करना है तो हमको क्रोमोसोम डिवाइड करना होगा। तो मियोसिस में क्रोमोसोम 1 ही बार डिवाइड, देखिए यहाँ पे क्रोमोसोम डिवाइड हो गया, क्रोमोसोम 1 ही बार डिवाइड होता है, लेकिन न्यूक्लियस 2 बार। देखिए यहाँ भी एक न्यूक्लियस था, यहाँ 2 बार न्यूक्लियस डिवाइड किया। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, मतलब याद रखिएगा कि एक मियोसिस में, मियोसिस के एक अगर कंप्लीट मियोसिस में, क्या बोले कि एक कंप्लीट मियोसिस में, क्या बोले कि एक कंप्लीट मियोसिस में, ठीक है ना, एक न्यूक्लियस, एक पैरेंट न्यूक्लियस फर्दर 4 डॉटर न्यूक्लियस को बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट मियोसिस है, यहाँ पे एक क्या है आपका, ये है आपका पैरेंट न्यूक्लियस, है ना, और यहाँ पे देखिए 4 डॉटर न्यूक्लियस को तैयार किया हुआ है ये, ठीक है। पहले 2 और फिर 2 से 4, ठीक है। मतलब एक कंप्लीट मियोसिस में क्या होगा कि न्यूक्लियस अपने आप को 2 बार डिवाइड करेगा, और क्रोमोसोम अपने आप को 1 बार डिवाइड करता है। मैंने क्रोमोसोम स्प्लिट तो यहीं कर गया, ठीक है, लेकिन देखिए क्रोमोसोम नहीं किया, यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम का संख्या 1 2 3 4 है कि नहीं है, यहाँ पे क्रोमोसोम कितना है, 2, आधा हुआ। देखिए क्रोमोसोम, अरे एक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, क्रोमोसोम 4 है कि नहीं, और यहाँ पे क्रोमोसोम कितना है, इस सेल में, इस न्यूक्लियस में 2, और इसमें क्या है 2, मतलब क्रोमोसोम तो ऑलरेडी डिवाइड कर चुका है, लेकिन यहां क्रोमोसोम ही डिवाइड किया है, डीएनए कंटेंट डिवाइड तो नहीं हुआ। क्या डीएनए कंटेंट डिवाइड हुआ है, ये दोनों एक सेंट्रोमियर के पास 2 क्रोमेटिन दिख रहा है, मतलब डीएनए थ्रेड डिवाइड नहीं हुआ है। अभी इसके बाद फर्दर फिर डीएनए थ्रेड को डिवाइड करना होगा, इसके बाद फिर डीएनए थ्रेड, क्योंकि हमको पता है कि एक बार अगर डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कर चुका, हमको पहले ही बताए हुए कि अगर डीएनए थ्रेड अपने आप को एक बार रेप्लिकेट कर चुका है तो फर्दर उस डीएनए को, उस जिस जगह पे डीएनए है उस न्यूक्लियस को, उस सेल को डिवाइड करना ही होगा। तो न्यूक्लियस देखिए, साइटोप्लाज्म अपने आप को डिवाइड तो, सॉरी, जो आपका क्रोमोसोम है वो अपने आप को डिवाइड तो कर लिया, वो अपने आप को डिवाइड कर लिया, मतलब देखिए आधा हो गया ना, यहाँ 4 था, यहाँ कितना हो गया, 2 2 हो गया, आधा तो हो गया। देखिए यहाँ ऑलरेडी 46 होगा तो 20 हो जाएगा, आधा तो हो गया। लेकिन जो यहाँ देखिए इसमें क्या है कि इसमें ये देख रहे हैं एक सेंट्रोमियर, इसमें क्या है, हमको 2 क्रोमेटिन दिख रहा है। 2 क्रोमेटिन मतलब क्या है कि इसके पास 2 डीएनए का थ्रेड है, और एक सेल में 2 डीएनए का थ्रेड तो पॉसिबल नहीं है, तो इसको फर्दर फिर डिवाइड करना होगा। यहां देखिए क्या दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है कि हर के पास एक एक थ्रेड है। अब देखिए यहाँ पे क्रोमोसोम इसमें भी 2 है, इसमें भी क्रोमोसोम 2 है, क्रोमोसोम डिवाइड नहीं करेगा, क्रोमोसोम तो एक बार डिवाइड कर चुका है। जैसे क्रोमोसोम नहीं, क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम नहीं, सबका सब क्या है, सबका सब क्रोमोसोम है।
तो क्रोमोसोम तो ऑलरेडी डिवाइड कर चुका है। क्रोमोसोम क्या है, देखिए यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 2 हो गया, क्रोमोसोम तो ऑलरेडी डिवाइड कर चुका है। लेकिन क्रोमोसोम के पास अभी, यानी कि जो यहाँ पे क्रोमोसोम डिवाइड किया है वो क्रोमोसोम के पास अभी डीएनए का कंटेंट डबल है, तो अब उस डीएनए का कंटेंट को फिर डिवाइड करना होगा और उसके लिए फिर फर्दर क्या होगा, इसको एक बार और मियोसिस करवाना होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि मियोसिस में 2 स्टेप होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। आया बात समझ में? अब देखिए, अब मेन गड़बड़ी कहाँ है, सुनिए। देखिए अभी हम लोग मियोसिस पढ़ नहीं रहे हैं, बस इसका भूमिका को देख रहे हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस। ठीक है, देखिए ये क्या बोले हम, सुनिए समझिए क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे एक पेरेंट सेल है, देखिए मेन गड़बड़ी कहाँ है, देखिए तो इसको ढंग से देखिए तो मेन गड़बड़ी आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए इस मेटाफेज को, मेन गड़बड़ी यही है। देखिए क्या हुआ, जो मिटोसिस था उसमें क्या हुआ था कि जो मेटाफेज में क्या हुआ था, क्रोमोसोम अपने आप को अरेंज कर लिए थे, इक्वेटर पे कर लिए थे। लेकिन इसमें क्या हुआ, देखिए अब इसका इक्वेटर कहाँ है, देखिए तो बीचों बीच ये इक्वेटर हो जाएगा, है ना, इक्वेटर हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ कि मेटाफेज 1 में, सुनिए मेटाफेज 1 में क्या हुआ, अब सर मेटाफेज 1 क्यों हुआ, हम क्या बोले आपको कि एक सेल को मियोसिस 2 बार करना होगा, एक मियोसिस 1 एक मियोसिस 2। एक बार क्रोमोसोम स्प्लिट करेगा और एक बार डीएनए का थ्रेड जो डबल होता है उसको, मतलब एक बार क्रोमोसोम अलग होगा और फिर एक बार डीएनए का जो थ्रेड था उसको अलग किया जाएगा। तो मियोसिस 2 बार हो गया, मियोसिस 1 मियोसिस 2, है ना। तो क्या बोले हम कि देखिए मेन गड़बड़ी क्या, देखिए तो कि जो इक्वेटर है यानी कि मेटाफेज में जो देखिए इसमें भी जो मियोसिस है उसमें भी इंटरफेस होता है, उसमें भी सेल ग्रोथ करता है, उसमें भी, इसमें भी डीएनए डुप्लीकेट होता है, इसमें भी G2 फेज होता है। अब G2 के बाद आता है M फेज और इस M फेज में चल रहा है मियोसिस, क्योंकि ये गैमेट सेल है। अभी तक जो हम लोग पढ़े उस M फेज में मिटोसिस चल रहा था, लेकिन इस M फेज में क्या चल रहा है बाबू, मियोसिस चल रहा है, क्योंकि गैमेट सेल है ना। इसको हमको डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना है, अगर नहीं बनाएंगे तो भाई आगे क्रोमोसोम का संख्या बहुत अधिक हो जाएगा। तो क्या बोले हम, सुनिए हम बोल ये रहे हैं कि इसमें मेन मेटाफेज में मेन गड़बड़ी क्या होती है, यहाँ पे मेन फॉल्ट क्या आया, फॉल्ट ये आया कि जब मियोसिस सुनिए मियोसिस 1 में जो मेटाफेज 1 है, क्या बोल रहे हैं, मियोसिस 1 में जो मेटाफेज 1 है, ठीक है, वो उसमें क्या हुआ कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम था, क्या था, होमोलोगस। देखिए होमोलोगस मतलब क्या, एक जैसा। ये देखिए ये दोनों देखिए तो इसको आप कह सकते हो होमोलोगस क्रोमोसोम, ये भी ब्लैक कलर है, ये भी ब्लैक कलर है। देखिए होमोलोगस मतलब क्या होता है, एक तो पहले होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर में होगा, एक फादर से आएगा एक मदर से आएगा, एक फादर से एक मदर से। अब जो फादर और मदर से आया है, ठीक है ना, उन दोनों के पास, वो दोनों क्या होगा, आपस में सेम होगा, इनके पास सेम बायोकेमिकल प्रोडक्शन होगा, मतलब इन दोनों के पास खबर बिल्कुल सेम होगा। देखिए दोनों के पास खबर बिल्कुल सेम है कि नहीं, ये भी ब्लैक कलर चलेगा, ये ब्लैक कलर चलेगा, दोनों के पास खबर सेम है कि नहीं है, तो इसी को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। तो क्या बोले हम कि मेटाफेज 1 में क्या होगा कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो क्या होगा, इक्वेटर के दोनों तरफ ऐसे अरेंज हो जाएगा, एकदम सीधा सीधा अरेंज होगा, ऊपर नीचे नहीं, एकदम सीधा ऐसे अरेंज हो जाएगा। देख ना, ऐसे अरेंज हो गया है, मतलब जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, वो क्या हुआ है कि इक्वेटर के दोनों तरफ एकदम ऐसे इक्वली अरेंज हो गया है, ठीक है। अब क्या हुआ, इक्वली अरेंज हो गया। अब एनाफेज में क्या होता है, मिटोसिस में एनाफेज में क्या हुआ था, सेंट्रोमेर स्प्लिट किया था ना। इसमें देखिए तो क्या सेंट्रोमेर स्प्लिट कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि ये दोनों क्रोमोसोम जो है वो ऊपर भाग रहा है, ये दोनों क्रोमोसोम नीचे आ रहा है, मतलब क्रोमोसोम यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम देखिए सर यहाँ पे आप ऐसा डबल क्यों बनाया है बाबू, तो ये क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम के पास क्रोमोसोम है तो पेयर में होगा, ये क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेट होगा, तो ये 2 क्रोमेट को शो कर रहा है, ठीक है। तो अब एनाफेज में क्या होता है कि सेंट्रोमेर स्प्लिट, सुनिए क्या बोल रहे हैं, एकदम अभी ही क्लियर कर लीजिए। एनाफेज में क्या होता है, तो सेंट्रोमेर स्प्लिट होता है, किसमें, मिटोसिस में, लेकिन ये मियोसिस है। तो इसमें क्या होता है कि देखिए तो आपको खुद देख के लग रहा है क्या यहाँ पे सेंट्रोमेर स्प्लिट कर रहा है, नहीं कर रहा है। जो क्रोमोसोम है वो बस नीचे की ओर, क्रोमोसोम क्या हट रहा है आगे, मतलब यहाँ 4 क्रोमोसोम था, 2 क्रोमोसोम इधर 2 क्रोमोसोम उधर चला गया, मतलब जो होमोलोगस क्रोमोसोम था वो पहले क्या हुआ, देखिए मेटाफेज 1 में क्या हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम अपने आप को ऐसे अरेंज कर लिया पहले। एनाफेज में क्या हुआ, ये दोनों क्रोमोसोम मूव करना शुरू किया, सेंट्रोमेर स्प्लिट नहीं किया। क्या हुआ, क्रोमोसोम था वो क्रोमोसोम मूव करना शुरू किया। अब जब क्रोमोसोम मूव करना शुरू किया तो फर्दर क्या हुआ, 2 क्रोमोसोम अगर अलग रह गया, 2 क्रोमोसोम अलग रह गया, मतलब क्रोमोसोम तो डिवाइड कर गया। क्या हुआ, क्रोमोसोम डिवाइड तो कर गया।
लेकिन जब इस क्रोमोसोम को देखा गया तो भैया हर एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमिड है। अब भैया 2 क्रोमिड है, इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब ये कि हर किसी के पास डीएनए का डबल कंटेंट है। मैंने डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट कर लिया था ना स्पेस में, तो डीएनए अभी डुप्लीकेशन है इसके पास। इसके बाद क्या होगा? तब शुरू होता है फिर मियोसिस 2। ये है आपका मियोसिस 2। देखिए एक सेल में ये 2 क्रोमोसोम, ये 2 क्रोमोसोम दोनों का मियोसिस हुआ है ना। अब देखिए अब क्या हुआ इसमें 2 क्रोमिड्स था ना, था। अब यहां देखिए याद रखिएगा, मियोसिस 2 इज एन एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ मिटोसिस। जो मियोसिस 2 है ना, ये ठीक मिटोसिस की तरह है, लेकिन मियोसिस 1 इज एन अनदर थिंग। समझे क्या बोल रहे हैं? समझे क्या बोल रहे हैं? अब क्या हुआ देखिए कोई कंफ्यूजन हो रहा है क्या? तो पढ़ेंगे सब विस्तार से, देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी समझिए, ये आपको बता रहे हैं हम कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। आया बात समझ में? ठीक है ना। गर्मी भी कुछ ज्यादा ही है, ठीक है ना। और पता नहीं गांव में क्या हो गया कि करंट लाइन भी नहीं रहता है ना। पता नहीं दिन भर लाइन कहाँ चला जाता है, पता नहीं कुछ काम वगैरह चल रहा है, क्या जो भी हो। चलिए सुनिए क्या बोल रहे हैं हम। तो देखिए मियोसिस 1 में क्या हुआ बाबू? सुनिए मियोसिस 1 में क्या हुआ? तो क्रोमोसोम अपने आप को अरेंज किया। कैसे? होमोलोगस क्रोमोसोम अपने को कैसे अरेंज किया? तो ऐसे पेयर में अरेंज किया। इक्वेटर के दोनों तरफ 2 क्रोमोसोम अरेंज हो गए। और देखिए याद रखिएगा, दोनों क्रोमोसोम क्या होगा? होमोलोगस होगा। क्या होगा? होमोलोगस मतलब क्या? कि दोनों के पास दोनों सेम किस्म के होंगे, दोनों के पास बायोकेमिकल प्रोडक्शन एक जैसा होगा। अब क्या हुआ? ये जो क्रोमोसोम था, ये क्रोमोसोम क्या हुआ? एनाफेज 1 में यानी मियोसिस 1 में ये क्रोमोसोम क्या हुआ? हटा और फिर दोनों क्रोमोसोम सेपरेट हो गया। मतलब यहाँ क्रोमोसोम 4 था, यहाँ क्रोमोसोम 2 हो गया। मतलब क्रोमोसोम तो स्प्लिट कर गया। यही तो काम है मियोसिस का। लेकिन क्रोमोसोम तो स्प्लिट किया, लेकिन अभी भी क्या दिख रहा है आपको? क्रोमोसोम के पास, एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमिड्स है। तो भैया 2 क्रोमिड्स है मतलब दोनों के पास डीएनए कंटेंट है, क्योंकि डीएनए एस फेज में डुप्लीकेट किया था ना। डीएनए एस फेज में डुप्लीकेट किया था। अब भैया डीएनए कंटेंट डुप्लीकेट है। भैया डीएनए अगर डुप्लीकेट कर चुका है तो भैया हमको इसका डीएनए को भी अलग अलग करना होगा, क्योंकि अगर डीएनए कंटेंट डुप्लीकेट हो गया मतलब ये तो फिक्स है कि हमको सेल को डिवाइड करना ही होगा। तो अब डीएनए कंटेंट को डुप्लीकेट करने के लिए देखिए हम लोग मियोसिस 1 में बस एक ही काम किए। मियोसिस 1 में बस एक ही काम हुआ। क्या हुआ? तो क्रोमोसोम स्प्लिट किया, क्रोमोसोम अलग अलग हो गया, क्रोमोसोम सेपरेट हो गया। मतलब जो ये था डिप्लॉयड, ये बन गया हैप्लॉयड। क्रोमोसोम तो अलग अलग हो गया, लेकिन क्रोमोसोम अलग हुआ है। एक्चुअली में क्रोमोसोम अलग हुआ है, लेकिन क्रोमोसोम के पास जो डीएनए कंटेंट है वो अलग नहीं हुआ है। अब क्रोमोसोम के पास डीएनए कंटेंट अलग नहीं हुआ, तो इसके लिए एक और प्रक्रिया लगाना होगा। तो उसके लिए मियोसिस 2 करना होगा। और मियोसिस 2 इज एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ मिटोसिस। देखिए मियोसिस 2 में क्या होता है? पहले 2 क्रोमोसोम अरेंज हो गए, फिर क्या हुआ? दोनों क्रोमोसोम को खींचा गया। इससे क्या हुआ? देखिए इसके पास 2 क्रोमिड्स था ना, दिख रहा है आपको? एक ये वाला, एक ये वाला, 2 क्रोमिड्स था। ये दोनों क्रोमिड को अलग अलग कर दिया गया और फिर इसमें सब में 2 आ गया। मतलब ये दोनों मिलके एक है ना, ये चारों मिलके ये, देखिए ये दोनों यहाँ पे है, 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 और ये दोनों यहाँ पे है, और ये चारों यहाँ पे है। सर क्या बोल दिए? यहाँ पे नहीं बुझाया। हम बुझा यही रहे कि देखिए पहले क्या हुआ? एक पूरा पेरेंट सेल था, सारे क्रोमोसोम एक साथ थे। क्रोमोसोम को पहले अलग अलग कर दिया गया मियोसिस 1 में। इसमें मेटाफेज 1 में क्या हुआ? क्रोमोसोम अपने आप को अरेंज कर लिया। और मियोसिस 2 में क्या हुआ? देखिए मियोसिस 1 में क्रोमोसोम तो अलग हो गया। क्या बोल रहे हैं? मियोसिस 1 में क्रोमोसोम तो अलग हो गया, लेकिन क्रोमोसोम के पास जो डीएनए कंटेंट है वो अलग नहीं हुआ है। तो अब डीएनए कंटेंट को अलग करने के लिए एक बार और मियोसिस को चलाना पड़ा, उसको हम लोग कह दिए मियोसिस 2। और फिर फर्दर क्या हुआ? फिर अब देखिए, अब डीएनए कंटेंट को अलग करने के लिए फिर एक सेल को, फिर एक न्यूक्लियस को बनाना पड़ेगा। मतलब एक आपका मियोसिस में, एक कंप्लीट मियोसिस में एक सेल, एक पेरेंट सेल, फर्दर 4 डॉटर सेल को देख रहे ना। एक पेरेंट सेल है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 4 डॉटर सेल है कि नहीं है? इसके नीचे बाबू लिखा हुआ है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। नीचे वाले पे लिखा हुआ है, ठीक है। टीलोफेज सबसे अंतिम में, टीलोफेज 2, फिर है एनाफेज 2, फिर है मेटाफेज 2, और फिर है प्रोफेज 2। मतलब ये हो गया आपका प्रोफेज, ये हो गया मेटाफेज 2, ये हो गया एनाफेज 2, और ये हो गया टीलोफेज 2। और 2 क्यों? क्योंकि ये मियोसिस 2 का प्रक्रिया है।
हैव यू ऑल गॉट माय पॉइंट? क्या बोलने का हम प्रयास किया आपको, मतलब मियोसिस में दो कहानी चलेगा, एक चलेगा मियोसिस 1 जिसमें क्रोमोसोम अलग होगा, और एक चलेगा मियोसिस 2 जिसमें क्रोमोसोम तो अलग हुआ है लेकिन क्रोमोसोम के पास डीएनए कंटेंट डबल है, तो डीएनए कंटेंट को अलग करना होगा। आया बात समझ में? तो देखिए अभी जो हम लोग 15-20 मिनट पढ़े, ये हम लोग मियोसिस नहीं पढ़े, अभी तो हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे मियोसिस। ये आपको हम बताएं कि मियोसिस में क्या होता है, मतलब पहले कहानी सुनाए फिर हम लोग आगे अभी बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए चलिए अब बाबू शुरू करते हैं, अब बाबू शुरू करते हैं लेक्चर 6 से, ठीक है? लेक्चर 6। चलिए होमवर्क दे दिए हम, मुझे याद नहीं आ रहा, अगर नहीं दिए होंगे तो बाबू आप लोग का होमवर्क आज का है कि सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ माइटोसिस, ये आपको लिख के हमको भेजना है। 4-5 माइटोसिस का सिग्निफिकेंस है, ठीक है ना? तो हमको वो लिख के आपको भेजना है, आज का यही होमवर्क है। चलिए अब देखिए क्या लिखा है, पढ़ते हैं। Meiosis is a special type of division in which chromosome duplicate once but the cell divide twice। क्या लिखा कि जो मियोसिस है वो एक स्पेशल विशेष तरह का डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम अपने आप को दो बार, क्रोमोसोम डुप्लीकेट एक बार होता है और सेल डुप्लीकेट, सेल जो अपने आप को दो बार डिवाइड करता है। देखे थे ना, मियोसिस 1 में 2 बार और मियोसिस 2 में 1 बार। मतलब यहाँ पे पहले नहीं लिखा है कि मियोसिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन, यानी कि मियोसिस क्या है, तो एक विशेष प्रकार का डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम एक बार डुप्लीकेट होता है और सेल 2 बार डुप्लीकेट करता है। देखे थे ना, यहाँ पे क्रोमोसोम अलग अलग हुआ था, देखिए अभी भी तो दिख ही रहा है छाप, यहाँ क्रोमोसोम एक अलग अलग हुआ था, ठीक है ना? तो यहाँ भी सेल एक बार डिवाइड किया था और यहाँ भी सेल एक बार डिवाइड किया था, मतलब सेल 2 बार डिवाइड कर रहा है और क्रोमोसोम 1 बार डिवाइड कर रहा है, तो मियोसिस यही है। So, one parent cell produce 4 daughter cell, each having half the chromosome number and DNA amount. They are normal parental cell। अब देखिए एक पेरेंट सेल फर्दर 4 डॉटर सेल को, देखे थे ना हम, एक पेरेंट सेल यहाँ पे था, ये 4 डॉटर सेल को फॉर्म करा था, 1 2, एक ऐसे इतना बड़ा एक नहीं होगा, बन गया था हमसे, ठीक है? तो मतलब एक पेरेंट सेल क्या करेगा, फर्दर 4 डॉटर सेल को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है? हैविंग हाफ द क्रोमोसोम नंबर, और सबके पास क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा। देखिए ना, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 2 हो गया था, क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा, ठीक है? और डीएनए अमाउंट भी हाफ हो जाएगा। डीएनए तो हम लोग को तो दूसरा जो मियोसिस 2 चलाया क्यों चलाए, डीएनए को तो हाफ करने के चलाए थे, ठीक है? दैट इज व्हाई मियोसिस नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। इसको हम लोग इसी कारण हम लोग इसको क्या कहते हैं, तो रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। मतलब देखिए रिडक्शनल का हिंदी होता है न्यूनकारी विभाजन, रिडक्शनल डिवीजन का हिंदी होता है न्यूनकारी विभाजन, ठीक है? तो अब देखिए सर रिडक्शनल डिवीजन में उसको क्यों कहें, क्योंकि एक बार डिवाइड किया तो क्रोमोसोम, एक बार डिवाइड किया तो डीएनए, मतलब सेल को 2 बार डिवाइड करना पड़ा। सेल को, जो एक सेल था, जो गैमेट सेल था, उसको एक बार मियोसिस 1 किया तो क्रोमोसोम अलग अलग हुआ। क्यों, देखिए मियोसिस का मेन काम क्या है, मेन काम तो यही है कि क्रोमोसोम को, मतलब जो 46 क्रोमोसोम है उसको 26 में कन्वर्ट करो, आधा करो क्रोमोसोम को। मियोसिस का मेन काम तो यही है। लेकिन अब तो आधा तो कर दिया, लेकिन डीएनए अमाउंट का क्या होगा, तो डीएनए अमाउंट को भी आधा करना पड़ा, तो सेल को 2 बार डिवाइड करना पड़ा, इसलिए उसको क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है? मियोसिस इज फाउंड इन स्पेशल टाइप ऑफ सेल नोन एज मिटोसाइट। देखिए क्या कह रहा है कि मिटोसिस हर सेल में नहीं होता है, मिटोसिस हर सेल में नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ कोई स्पेशल तरह का सेल में होता है, और जिस तरह का सेल में ये होता है उस सेल को हम लोग कहते हैं मियोसाइट्स, ठीक है? मियोसाइट्स, ठीक है? क्या बोले हम कि जो आपका, देखिए मिटोसिस कोई भी सेल में हो सकता है, कभी भी हो सकता है, लेकिन मियोसिस ये एक स्पेशल तरह का सेल में होगा और एक स्पेशल समय पे होगा। ऐसा नहीं कि हमेशा हो जाएगा, जैसे कि आपका क्या है, मिटोसिस कभी भी हो सकता है सेल में, लेकिन मियोसिस रिप्रोडक्शन के टाइम भी होता है ये मियोसिस, ठीक है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मियोसिस इज फाउंड इन स्पेशल टाइप ऑफ सेल नोन एज मिटोसाइट। देखिए मियोसिस क्या होता है, तो एक स्पेशल तरह का सेल में देखने को मिलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मिटोसाइट, ठीक है? इट इज सीन स्पेशल टाइम पीरियड, ये हमको स्पेशल टाइम पीरियड में देखने को मिलता है, मतलब हमेशा ही नहीं होगा, कभी कभी होगा ये। तो टाइम, जिसे देखिए जिस तरह का टाइम पीरियड के अनुसार अगर इसका समय है तो ये होगा, नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है?
इट इज रिपोर्टेड इन, अब ये कहाँ कहाँ हमको देखने को मिलता है, तो जर्म सेल कहने का मतलब क्या कि वैसा सेल जो कि गैमेट्स को फॉर्म करता है, जैसे कि आपका स्पेमोसाइट्स और ओसाइट्स। जो आपका स्पेमेटोसाइट साइट्स और आपका ओसाइट्स, ठीक है, यानी कि स्पेमोसाइट्स और ओसाइट ये दोनों आपका जर्म सेल है। और इसी जर्म सेल में क्या होता है, हमको जनरली क्या देखने को मिलता है, तो मियोसिस देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए जर्म सेल मतलब क्या, जो स्पर्मोसाइट से क्या करेगा, ये स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा और जो आपका ओसाइट हो क्या करेगा, ओवम को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। स्पोर मदर सेल एमएमसी एंड एमएमसी, देखिए स्पोर मदर सेल मतलब क्या, ये प्लांट की बात है, ठीक है ना। एमएमसी का मतलब होता है जो एमएमसी है यहाँ पे, इसका मतलब होता है देखिए जो आपका प्लांट सेल होता है, ठीक है। देखिए जो आपका प्लांट सेल होता है ना, प्लांट सेल भी क्या, देखिए प्लांट सेल में जैसे हम लोग में क्या है कि जर्म सेल क्या करेगा, स्पर्म ओवम को प्रोड्यूस करेगा, लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं होता है। प्लांट्स में पहले एक बार मियोसिस होता है, ठीक है, पहले एक बार मियोसिस होता है, ठीक है ना, वो मेगा स्पर्म स्पोर को बनाता है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो क्या बोले हम कि जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में क्या होता है कि देखिए हम लोग में क्या है कि जर्म सेल क्या करेगा, प्रोड्यूस कर देगा किसको, स्पर्म और ओवम को, ठीक है, इसमें मियोसिस होगा, ठीक है। तो प्लांट्स में वैसे कुछ सेल है, ठीक है, हम क्या बोलेंगे प्लांट्स में डायरेक्टली आपका स्पर्म या फिर एक का फॉर्मेशन नहीं होता उसमें, मतलब ओवम मतलब उसमें जो भी होता है, ठीक है ना, उसमें डायरेक्टली सिंपल समझिए, देखिए सिंपल समझिए, मैं कंफ्यूज मत कीजिए। प्लांट सेल में क्या बोले, प्लांट सेल में डायरेक्टली गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। पहले एक वैसा सेल है जिसको हम लोग स्पोर मदर सेल कहते हैं। उस स्पोर मदर सेल में क्या होगा, पहले मियोसिस होगा और वो जब उस सेल में मियोसिस हो जाएगा उसके बाद फिर क्या होगा, फिर वो आपका गैमेट्स को फॉर्म करेगा, ठीक है। फिर जाइगोस्पोर ऑफ एल्गी एंड फंगी, और एल्गी और फंगी में जो जाइगोस्पोर होता है, जो मेन पार्ट है, वहां पे क्या होता है, मियोसिस होता है। देखिए क्या दिखाएं, ये तीनों वैसा जगह है जहाँ पे, ये तीनों वैसा जगह है, यहाँ पे वैसा सेल है जहाँ जिस सेल में मियोसिस होता है, ठीक है। इस जर्म सेल, ठीक है ना, स्पोर मदर सेल और जाइगोस्पोर। देखिए आप याद रखिएगा जाइगोस्पोर, एल्गी और फंगी, याद रखिएगा कि एल्गी और फंगी में ना जाइगोट जो है एम्बेरो नहीं बनता है। क्या बोले कि एल्गी और फंगी में क्या होता है कि जो जाइगोट है वो एम्बायरो नहीं बनता है, मतलब इसमें मिटोसिस नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए मिटोसिस वाज फर्स्ट टाइम डेमोन्स्ट्रेटेड बाय वॉन वेंडन। देखिए मिटोसिस को पहली बार कौन बताया, तो वॉन वेंडन ने साइंटिस्ट वो बताए थे, ठीक है। फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब कौन किए थे, तो विनी वाटर, पहले उसको डिस्क्राइब कौन किया था, विनी वाटर। और टर्म मियोसिस कौन दिए थे, तो फर्मर एंड मोरी, ठीक है, यानी कि पहली बार इसको देखने वाले थे वॉन वेंडन, ठीक है। फर्स्ट टाइम इसको बताने वाले थे, डिस्क्राइब करने वाले थे विनी वाटर, और जो मियोसिस टर्म है उसको देने वाले का नाम क्या था, फर्मर एंड मोरी, ठीक है। अब देखिए मियोसिस इज ऑफ 3 टाइप्स, मियोसिस 3 तरह का होता है। अब देखिए मियोसिस 3 तरह का होता है, मतलब ये मियोसिस 1 मियोसिस 2 नहीं बता रहे हैं, ठीक है। एक होता है जाइगोटिक मियोसिस, एक होता है स्पोरिक मियोसिस और एक होता है गैमेटिक मियोसिस, ठीक है। अब देखिए जाइगोटिक मियोसिस ऑल्सो कॉल्ड इनिशियल मियोसिस। अब देखिए इसको हम लोग इनिशियल, देखिए क्या बोले हम कि मियोसिस 3 तरह का होता है, एक होता है जाइगोटिक मियोसिस, एक होता है स्पोरिक मियोसिस और एक होता है गैमेटिक मियोसिस, ठीक है। अब जो जाइगोटिक, हम लोग तीनों को देखते हैं, तो जो जाइगोटिक मियोसिस है, क्या बोले, जो जाइगोटिक मियोसिस है इसको हम लोग ऑल्सो कॉल्ड इनिशियल मियोसिस, हम लोग इनिशियल मियोसिस भी कहते हैं। अब देखिए इसको इनिशियल मियोसिस कहते हैं, इसका मतलब क्या, मतलब ये कि जैव विकास के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, यानी इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो सबसे पहले मियोसिस यहां से शुरू हुआ था, ठीक है, जाइगोटिक मियोसिस है, ठीक है। ऑब्जर्व इन लोअर प्लांट ग्रुप लाइक एल्गी, इसको हम लोग एल्गी वगैरह में देखते हैं। ऑल्सो सीन इन फंगी और एल्गी हमको ये देखने को मिलता है, ठीक है। जाइगोट अंडरगोस इन मियोसिस। अब देखिए हम बोलते हैं अभी कि एल्गी और फंगी में जाइगोट में मिटोसिस नहीं, डायरेक्टली क्या होता है, मियोसिस होता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि देखिए अब सिंपल सी बात है ना कि जिसमें मान लीजिए एक जाइगोट है, ठीक है, और इसमें मिटोसिस नहीं हुआ, तो एक जैसा सेल डिवाइड नहीं किया। अब जब एक जैसा सेल डिवाइड नहीं करेगा तो एम्बायरो नहीं बनेगा, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि एल्गी और फंगी में, क्या बोले कि एल्गी और फंगी में क्या होता है कि एम्बायरो बनता हुआ हमको नहीं दिखता है, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड, इसका मेन प्लांट बॉडी का हैप्लॉइड होता है। अब दूसरा क्या है आपका स्पोरिक मियोसिस, ऑल्सो नोन एज इंटरमीडिएट मियोसिस, यानी कि
सब देखिए, सबसे पहले देखिए अभी हम क्या बता रहे हैं आपको कि सबसे पहले म्यूसिस को कहाँ देखने को मिला था? जैव विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले हमको म्यूसिस कहाँ देखने को मिला था? तो कहाँ देखने को मिला था? एल्गी और फंगी में, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? तो जाइगोटिक म्यूसिस कहते हैं, ठीक है। स्पोरिक म्यूसिस ऑल्सो नोन एज इंटरमीडिएट म्यूसिस, इट इज सीन इन हायर प्लांट, ये हायर प्लांटों को देखने को मिलता है, ठीक है ना। मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर, ठीक है। टेक प्लेस इन मेगास्पोर मदर सेल एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो एमएमसी था ना, एमएमसी वही है, ठीक है ना, मेगास्पोर सेल, ठीक है। जो मेगास्पोर सेल है वो मेल गैमेट को बनाता है, जो आपका जो माइक्रोस्पोर सेल है वो मेल गैमेट को बनाएगा, और जो मेगास्पोर सेल है वो फीमेल गैमेट को बनाएगा, ठीक है। मतलब देखिए क्या बोले हम, ह्यूमन में जर्म सेल क्या करेगा? डायरेक्ट एक स्पर्म और एग को फॉर्म करेगा। लेकिन प्लांट में क्या होगा कि पहले जो मेगास्पोर सेल है उसमें मियोसिस होगा, और वो क्या करेगा? जो मेगास्पोर उसमें मियोसिस, उसमें क्या होगा? मियोसिस होगा, और वो क्या करेगा? मेगास्पोर में क्या होगा? मियोसिस होगा, वो क्या करेगा? तो वो फीमेल गैमेट्स को फॉर्म करेगा। और जो माइक्रोस्पोर सेल है उसमें मियोसिस होगा, वो क्या करेगा? तो वो मेल गैमेट को फॉर्म करेगा, ठीक है। अब गैमेटिक मायोसिस जो कि जनरली ह्यूमन में होता है, ठीक है, इसको हम लोग टर्मिनल मियोसिस भी कहते हैं। सीन इन एनिमल्स, एनिमल्स को देखने को मिलता है। टेक प्लेस इन जर्म सेल, ये क्या होता है? हमको जर्म सेल में देखने को मिलता है। देखिए जर्म सेल मतलब क्या? जर्म सेल वैसा सेल है बाबू जो कि गैमेट्स को फॉर्म करता है, उसको हम जर्म सेल कहते हैं, ठीक है। ऐसे रिजल्ट गैमेट्स आर फॉर्म एग एंड स्पर्म, इसी के कारण क्या होता है कि गैमेट जो होता है वो बनता है एग और स्पर्म, ठीक है। अब देखिए मियोसिस इन्वॉल्व 2 डिवीजन, देखिए क्या लिखा है कि मियोसिस में क्या होगा कि 2 डिवीजन होता है। पहला क्या होता है? मियोसिस 1, दूसरा क्या होगा? मियोसिस 2। देखिए जो मियोसिस 1 है उसको हम लोग हेट्रोटाइपिक डिवीजन भी कहते हैं या फिर रिडक्शनल डिवीजन। देखिए मियोसिस 1 को क्या बोले हम कि मियोसिस 1 को देखिए समझ में आ रहा है आप लोगों को? मजा आ रहा है ना? पक्का? देखिए कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी आप जो बोले सर, वो अभी जो बोले थे ना, हम क्या बोले थे? जाइगोटिक मियोसिस, ठीक है ना, स्पोरिक मियोसिस, गैमेटिक मियोसिस। तो इस बाबू टाइप्स ऑफ मियोसिस है। कहाँ आपको देखिए, जो आपका माइटोसिस है बाबू वो कहीं भी देखने को मिल सकता है, कोई भी सेल में माइटोसिस हो सकता है, लेकिन मियोसिस विशेष तरह के सेल में होते हैं। एक तो हो गया जर्म सेल ह्यूमन में, एनिमल्स में, एक हो गया है आपका स्पोरिक सेल, और एक हो गया जाइगोटिक सेल। तो जाइगोटिक फंगी एल्गी में, स्पोरिक प्लांट्स में, हायर प्लांट्स में, और गैमेटिक सेल, गैमेटिक मायोसिस वो ह्यूमन में, एनिमल्स में, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है? पक्का ना? ठीक है। देखिए एक एक लाइन को बारीकी से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए मियोसिस इन्वॉल्व 2, मियोसिस में का 2 डिवीजन होता है, ठीक है ना। पहला क्या होता है मुझे बताया था आपको, मियोसिस 1 ना, मियोसिस 1। देखिए दूसरा क्या होता है आपका? मियोसिस 2, ठीक है। देखिए मियोसिस 1 को हम लोग हेट्रोटाइपिक डिवीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेट्रोटाइपिक डिवीजन। अब सर इसको हेट्रोटाइपिक डिवीजन क्यों कहते हैं बाबू? इसको हम लोग हेट्रोटाइपिक डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए मियोसिस के बाद क्या होता है? सेल में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? पहले सेल था डिप्लॉइड, अब बन गया हैप्लॉइड। पहले सेल में था 2n सेट ऑफ क्रोमोसोम, अब सेल में हो गया n सेट ऑफ क्रोमोसोम। पहले सेल में था 46 क्रोमोसोम, अब सेल में हो गया 23 क्रोमोसोम। मतलब सेल में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। तो परिवर्तन मतलब हेट्रोटाइपिक डिवीजन। इसको हम लोग रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। रिडक्शनल डिवीजन मतलब क्या कि रिडक्शन कम होगा, है ना। और दूसरा को हम लोग मियोसिस 2 या फिर इसको हम लोग कहते हैं होमोटाइपिक, ठीक है ना, मतलब इसमें बदलाव नहीं होता है। होमोटाइपिक डिवीजन, इसमें क्रोमोसोम का संख्या में कोई बदलाव नहीं आता है, ठीक है। और इसको हम लोग अब देखिए जो आपका मियोसिस 2 है वो लगभग मिटोसिस की तरह ही होता है, इसलिए हम लोग इसको मिटोसिस कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग मियोटिक मिटोसिस भी कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? मतलब मियोसिस है बाबू, मियोसिस में क्या होता है? 2 डिवीजन इन्वॉल्व है। और देखिए एक कंप्लीट ऐसा सर 2 डिवीजन इन्वॉल्व है तो सर कभी एक बार एक डिवीजन होगा, कभी एक बार एक डिवीजन होगा, तो बाबू ऐसा नहीं है। एक ही साथ अगर एक कंप्लीट मियोसिस की अगर आप बात कर रहे हैं बाबू, तो उसमें मियोसिस 1 भी होगा, मियोसिस 2 भी होगा। मियोसिस 1 क्या करेगा? तो क्रोमोसोम को सेपरेट कर देगा। मियोसिस 2 क्या करेगा? तो डीएनए को
डीएनए का जो कंटेंट डबल था उसको आधा कर देगा। क्या कोई दिक्कत नहीं? तो म्योसिस में दो, एक हो गया म्योसिस 1, और म्योसिस 1 को हम लोग हेटेरोटाइपिक भी, हेटेरोटाइपिक डिवीजन क्यों कहते हैं? उसको हम लोग हेटेरोटाइपिक डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेल में परिवर्तन लेके आ जाता है, यानी कि जो पेरेंट सेल है 46 क्रोमोसोम होगा, डॉटर सेल में वो n हो जाएगा, 23 हो जाएगा, है ना। चलिए अब बात करते हैं बाबू म्योसिस 1 का, ठीक है। अब बात किसे करेंगे? तो म्योसिस 1 का। म्योसिस 1, ठीक है। It is result in form of two daughter cell which have chromosome number half to those in the parent cell, so it's called the reductional division or heterotopic division। क्या कह रहा है? म्योसिस 1 इस रिजल्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि फलस्वरूप म्योसिस 1 के बाद क्या होता है, फलस्वरूप क्या है? तो फलस्वरूप ये है कि म्योसिस 1 में दो डॉटर सेल बनता है, बनाता है। यहाँ पे ये म्योसिस 1 था ना, इसमें बना था, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लिए थे, बना लीजिएगा ड्राइंग, ठीक है। इसमें दो डॉटर सेल बना था कि नहीं बना था? बना था। मतलब म्योसिस 1 में क्या होता है? तो दो डॉटर सेल बनता है, ठीक है। क्या बोले हम? म्योसिस 1 में क्या होता है? तो दो डॉटर सेल बनता है ना, ठीक है। व्हिच हैव क्रोमोसोम नंबर हाफ ऑफ दिस पेरेंट सेल, यानी कि पेरेंट सेल के पास क्या था? 4 था। यहाँ पे कितना? दो हो गया था, मतलब दो हो गया था, मतलब इस यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 2 हो गया, मतलब हाफ हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? समझ, सब लाइन को भाई के समझे ना, कहीं कोई देखिए पूरा दुनिया मियोसिस को लेके बड़ा परेशान रहता है कि मियोसिस मतलब सेल का सब कुछ तो ठीक है, सेल डिवीजन का, लेकिन मियोसिस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ बिल्कुल बात सही है, कॉम्प्लिकेटेड तो है, क्योंकि ये अद्भुत कहानी है। क्यों? क्योंकि इवोल्यूशन का जितना भी रॉ मटेरियल है, इवोल्यूशन में जो रॉ मटेरियल लगते हैं ना, वो सारा रॉ मटेरियल का जुगाड़ करता है मियोसिस। जैव विकास जो होता है वो होता है ड्यू टू मियोसिस। जैसे आफ्टर जनरेशन नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन रहता है ड्यू टू मियोसिस। तो भैया कॉम्प्लिकेटेड तो होगा, क्योंकि जो इसका काम है वही कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा टफ किस्म का काम है इसका। लेकिन हाँ बिल्कुल बात सही, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, नहीं बनेगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो म्योसिस 1 में क्या होता है बाबू? तो म्योसिस 1 के बाद रिजल्ट क्या होता है इसका? तो एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में कन्वर्ट होता है, और जो पेरेंट सेल में क्रोमोसोम का संख्या था वो क्या होता है? हाफ हो जाता है, ठीक है। इसीलिए कारण हम लोग इसको रिडक्शनल, देखिए रिडक्शनल मतलब क्या? कम होना, रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, या फिर इसको हम लोग हेटेरोटाइपिक क्यों कहें? क्योंकि देखिए इसको हेटेरोटाइपिक क्यों कहें? व्हाई इट्स कॉल्ड हेटेरोटाइपिक डिवीजन? बिकॉज इन पेरेंट सेल देयर इज 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड मतलब और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दो सेल बन गया और दोनों में दो क्रोमोसोम है, मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम का संख्या 4 था, यहाँ पे क्रोमोसोम का संख्या 2 हो गया, मतलब क्रोमोसोम का संख्या घटा कि नहीं घटा? घट गया। मतलब क्या सेल दोनों एक जैसा होगा? नहीं होगा। इसलिए हम लोग अब एक जैसा, देखिए एक जैसा है तो होमो, नहीं है तो हेट्रो, तो ये नहीं है इसलिए हेट्रो। लेकिन मियोसिस 2 को हम लोग होमो कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि एक जैसा है वो, उसमें क्रोमोसोम में कोई बदलाव नहीं, क्रोमोसोम इतना है, 2 यहाँ पे क्रोमोसोम 2 है, बस वहां पे डीएनए थ्रेड को अलग किया गया है, ठीक है। मियोसिस 1 इन्वॉल्व्स 4 फॉलोइंग फेजेस। मियोसिस 1 जो है उसमें 4 फेज होता है, वही होता है, देखिए नाम में कहीं परिवर्तन नहीं होगा और सीक्वेंस में परिवर्तन नहीं होगा। प्रोफेज 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। और आपको बता दें हम, ये चारों फेज में मियोसिस में अगर 90% क्वेश्चन आज तक पूछा गया है बाबू, तो वो पूछा गया सिर्फ और सिर्फ प्रोफेज 1 से। आपको ये बता दें कि प्रोफेज 1 सब, देखिए इस बगल में लिखा है लॉन्गेस्ट फेज, सबसे लंबा फेज है ये इतना लंबा फेज है कि कुछ दिन से लेके कुछ महीना से लेके सालों तक प्रोफेज चलता रहेगा सेल में, इतना लंबा है ये। अब इतना लंबा क्यों है इसकी बात हम लोग करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ठीक है। चलिए क्या बोले हम कि मियोसिस 1 में क्या है? 4 पॉइंट इन्वॉल्व है, क्या क्या है तो बाबू? तो प्रोफेज 1, ठीक है ना, मेटाफेज 1, उसके बाद एनाफेज 1 और फिर टेलोफेज 1, यानी कि मियोसिस 1 में ये 4 फेज इन्वॉल्व है। देखिए नाम और क्रम में कोई अंतर नहीं होगा, प्रोफेज वही नाम है, प्रोफेज के बाद मेटाफेज वही क्रम है, तो हम लोग क्या देखे थे? प्रोफेज का मेटाफेज देखे थे, तो क्रम और नाम में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। चलिए
तो 4 स्टेप हो गया इसका, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, टीलोफेज, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1, ठीक है ना। अब आइए प्रोफेज 1 को देखते हैं जरा। प्रोफेज 1, ठीक है। द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस डिवीजन, द लॉन्गेस्ट फेज, है ना। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस, मैंने मियोसिस का ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। इसके बाद मेटाफेज है, इसके बाद एनाफेज है, ठीक है ना, और इसके बाद टीलोफेज है। तो उन सब फेज में सबसे लंबा फेज को क्या है आपका, तो प्रोफेज है, ठीक है। अब इन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ मिटोसिस इट इज 100 to 200 टाइम्स लॉन्गर, यानी कि अगर हम लोग मिटोसिस, सुनिए, मिटोसिस का प्रोफेज को कंपेयर करें, अगर हम लोग मिटोसिस का जो प्रोफेज है उसको कंपेयर करते हैं मियोसिस का प्रोफेज से, ठीक है ना, तो लगभग 100 से 200 टाइम्स अधिक समय तक ये चलता है, अधिक लॉन्गर होता है ये, ठीक है। अब ठीक है, समझ गए। देखिए हम लोग एकदम क्रमबद्ध आ रहे हैं ना, सीक्वेंस में आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। पहले हम लोग म्यूजिक को समझे, देखिए पहले तो हम लोग कहानी को समझ लिए क्या करना है हमको, इस पूरे म्यूजिक में करना क्या हम लोग देख लिए। अब हम लोग क्या देखें, म्यूसिस 1, म्यूसिस 2 होता है। म्यूसिस 1 में 4 फेज है ना, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। तो हम लोग 4 फेज को देखते हैं। अरे म्यूटिक में क्या किए थे, वही तो जो आपका मिटोसिस किए थे उसमें क्या किए थे, तो देखे तुम लोग प्रोफेज क्या होता है पहले देखे थे, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज को देखे थे, है ना। चलिए तो अब देखिए, समझ गए। तो प्रोफेज 1 इज द लॉन्गेस्ट फेज, ठीक है। अगर आप मिटोसिस, क्या बोल रहे हैं, मिटोसिस का प्रोफेज से, अगर आप मिटोसिस का प्रोफेज से मियोसिस का प्रोफेज को कंपेयर कीजिएगा तो मियोसिस का जो प्रोफेज है वो 100 से 200 गुना अधिक समय तक चलते रहता है, ठीक है। अब जो आपका प्रोफेज 1 है, अब देखिए अधिक समय तक चलते रहते तो भैया इसके अंदर बहुत सारा काम भी होते रहता होगा। ऐसा थोड़ी है कि मतलब प्रोफेज आ गया सो गया सेल, एकदम बहुत थक गए हैं हमको सोने दो, ऐसा नहीं होगा। कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा तभी तो उसको समय लग रहा होगा। हम लोग देखेंगे इतना समय उसको कहाँ लग जाता है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग प्रोफेज 1 को 5 सब क्लास में डिवाइड करते हैं, सॉरी सब फेज में, सब क्लास हमको याद आ गया एनिमल किंगडम, ठीक है ना, सब फेज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखिए इस फेज को क्या क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, ठीक है ना, उसके बाद ठीक है ना पेकाइटीन, फिर डिप्लोटीन, फिर आपका डाइकाइनेसिस। मतलब ये कि मियोसिस, बाबू सुनिए, मियोसिस 1 का जो फेज नंबर 1 है, मियोसिस 1 का जो फेज नंबर 1 है प्रोफेज, उस प्रोफेज में 5 सब फेज होता है, मतलब उस प्रोफेज में भी 5 अलग अलग अवस्थाएं चलती हैं, ठीक है। अब क्या क्या है आपका, तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेस। अब देखिए इसको याद करने के लिए देखिए अलग अलग बुक में अलग अलग तरह का होता है ना, कोटेशन लिखा रहता है। देखिए हम वो चीज नहीं मानते हैं, हम जैसे कि बहुत सारा ट्रिक रहता है कि भाई ये पढ़ लो याद रहेगा, तो एक्चुअली हमको याद करना नहीं, हमको तो कॉन्सेप्ट को समझना है ना, याद करेंगे तो कभी भूल जाएंगे। तो लेकिन फिर भी जनरली इसको सब कहता है LZPD स्क्वायर, क्या कहते हैं, LZPD स्क्वायर, ठीक है ना। L फॉर लेप्टोटीन, Z फॉर जाइगोटीन, P फॉर पेकाइटीन, D फॉर डिप्लोटीन और D स्क्वायर मतलब एक और D है, D फॉर डाइकाइनेसिस। इसको याद रखने का तरीका क्या है, LZPD स्क्वायर, क्या है, LZPD स्क्वायर, क्या है, LZPD स्क्वायर। L फॉर लेप्टोटीन, Z फॉर जाइगोटीन, P फॉर पेकाइटीन, D फॉर डिप्लोटीन और एक और D है, D स्क्वायर मतलब क्या, D स्क्वायर मतलब क्या, 2 D होगा, तो और एक D फॉर डाइकाइनेसिस, ठीक है। अब देखिए ये तो हम लोग ट्रिक को देख लिए, ठीक है ना। लेकिन अगर हमको देखिए नाम ही सब कुछ बताता है, नाम सब कुछ बताता है कि भाई किस फेज में क्या हो रहा है। देखिए लेप्टोटीन, लेप्टो मतलब होता है पतला धागा, ठीक है ना। इस यहाँ पे मतलब देखिए लेप्टोटीन मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि हम एक पतला धागे की तरह हैं, लेप्टोटीन।
जाइगोटीन, जाइगो, देखिए जाइगो मतलब होता है पेयर, मतलब ये बोल रहा है कि भैया हम पेयरिंग हो रहे हैं, होमोलोगस जो क्रोमोसोम है आपस में पेयरिंग हो रहा है, मतलब जाइगोटीन। पैकाइटिन, देखिए पैकाइटिन मतलब क्या होता है कि जो थ्रेड है वो बोल रहा है कि हम मोटे हो रहे हैं, अब हम ठीक हो रहे हैं, हम क्या हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, ठीक है ना। डिप्लोटीन, डिप्लो मतलब दो, बोल रहा है कि भैया अब हम दो पार्ट में डिवाइड और स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है ना, टर्मिनेट कर रहे हैं। और डाइकाइनेसिस मतलब एंड ऑफ द फेज, बोल रहा है कि भैया हम अब एंड हो गए, हमको बजा दो, अब बोलो सेल को, अब मियोसिस को बोलो कि जाइए मेटाफेज में। आया बात समझ में, मतलब ठीक है, LZPD², लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, मतलब L फॉर लेप्टोटीन, मतलब ये कि धागा बोल रहा है, जो लेप्टोटीन है मतलब लेप्टो मतलब होता है पतला धागा, लेप्टोटीन मतलब अभी प्रोफेज में जो, देखिए मियोसिस का प्रोफेज में जो क्रोमोसोम है वो क्या है, अभी पतले धागे के समान है, ठीक है ना। इसके बाद जाइगोटीन मतलब क्या बोल रहा है कि भैया जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो आपस में पेयरिंग हो रहा है। अब हम लोग ये देखेंगे कि भाई एक्चुअली पेयरिंग क्यों होता है, हम लोग देखेंगे उसको, आपस में क्या पेयरिंग हो रहा है, ठीक है। फिर क्या है पैकाइटिन, ये बोलता है कि भैया देखो अब थ्रेड और कंडेंस कर रहा है, मतलब मोटा हो रहा है, ठीक है ना। फिर डिप्लोटीन मतलब ये और कंडेंस किया और हम दो पार्ट में डिवाइड हो गए, टर्मिनेट कर गए, ठीक है। और डाइकाइनेसिस मतलब बात खत्म हो गया, ठीक है। चलिए समझ गए, याद रहेगा, और देखिए याद रखिएगा सीक्वेंस। और ये पांचों पॉइंट में, यानी 5 सब फेज में, ठीक है ना, हर फेज में 2-3 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उसको लिखवा देंगे, अभी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा अभी, यानी कि क्या बोले हम कि मियोसिस 1 में, मियोसिस 1 का प्रोफेज जो 1 है उसका 5 सब फेज होता है, क्या होता है, तो LZPD², L फॉर लेप्टो, ये याद कर लीजिए, L फॉर लेप्टोटीन, Z फॉर जाइगोटीन, P फॉर L फॉर लेप्टोटीन, Z फॉर जाइगोटीन, P फॉर क्या था, पैकाइटिन, ठीक है, D फॉर डिप्लोटीन, और फिर एक D फॉर डाइकाइनेसिस, याद रहेगा। L फॉर लेप्टोटीन, Z फॉर जाइगोटीन, P फॉर L फॉर लेप्टोटीन, Z फॉर जाइगोटीन, P फॉर पैकाइटिन, D फॉर डिप्लोटीन, और D फॉर डाइकाइनेसिस, ठीक है। चलिए अब देखिए आते हैं, अब शुरू करते हैं लेप्टोटीन क्या होता है, ठीक है, याद रहेगा ना, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, पक्का पक्का ना, हम सबसे पूछेंगे आज। हाँ सर कैसे पूछेगा सर, देख के लिख के भेज देंगे तो होंगे, पूछ लेंगे, जब मन तब फोन कर देंगे और बोलेंगे बताइए 5 सब फेज का नाम, ठीक है ना, हाँ पूछेंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा लेप्टोटीन, जाइगोटीन, और सीक्वेंस याद रखिएगा, यानी कि लेप्टोटीन के बाद सर एगो लेप्टोटीन था, सर फिर एगो डाइकाइनेसिस, ऐसे नहीं सर, उसके बाद फिर उसके सर जाइगोटीन, ऐसे नहीं, सीक्वेंस में याद रखिएगा, क्योंकि सारा काम यहाँ सीक्वेंस में हो रहा है, ठीक है। क्या क्या बोले हम, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो अब कहानी शुरू करते हैं हम लोग लेप्टोटीन से। क्या है आपका लेप्टोटीन, पहला वाला, ठीक है। ठीक है, चलिए देखिए, ऑल्सो कॉल्ड थिन थ्रेड स्टेज, इसको हम लोग थिन थ्रेड स्टेज मतलब क्यों कहते हैं, देखिए थिन मतलब पतला धागा वाला स्टेज है ये, मतलब इस समय आपको देखिए ये सारा काम मिटोसिस मतलब न्यूक्लियस, देखिए मिटोसिस और मियोसिस मतलब न्यूक्लियस के अंदर कैरोकाइनेसिस काम हो रहा है, यहाँ अभी न्यूक्लियस का काम हो रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो मतलब देखिए प्रोफेज में क्या हुआ था, उस समय प्रोफेज में क्या हुआ था, जब मिटोसिस में प्रोफेज में क्या हुआ था, क्रोमेटिन थ्रेड खुला था ना, और खुल के क्या हुआ था, कंडेंस करना शुरू किया था। यहाँ भी वही कहानी है, जब G2 फेज खत्म हुआ तो क्रोमेटिन थ्रेड खुला और क्या हुआ, कंडेंस करना शुरू किया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसमें पतला थिन धागे का तरह दिख रहा है, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग इसलिए हम लोग इसको थिन थ्रेड स्टेज भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इन लेप्टोटीन द क्रोमोसोम अपीयर थिन लाइक स्ट्रैंड, यानी क्रोमोसोम इन लेप्टोटीन में क्या होता है, तो क्रोमोसोम कैसा होता है, तो थिन लाइक स्ट्रैंड की तरह दिखता है, ठीक है ना, पतला एकदम स्ट्रैंड की तरह दिखता है, ठीक है। और ना इसलिए तो इसका नाम लेप्टोटीन है, ठीक है। In each chromosome several chromomeres are observed which give the chromosome a braided appearance। अब देखिए सर ये पहले ही मोटा क्यों नहीं हो गया, तो बाबू कॉइलिंग भी तो कोई चीज है ना, मतलब कॉइलिंग होगा तब तो ये कंडेंस करेगा, ठीक है। मतलब देखिए क्या हुआ कि सुनिए क्या बोल रहा है, लेप्टोटीन में क्या हुआ बाबू, तो ये कंडेंस करना शुरू किया है, तो करने का शुरू किया तो क्या हुआ कि ये आपका एक ऐसा क्रोमोसोम हो गया, ठीक है ना। इसमें हमको कहीं
ये कंडेंस कोई कोई कोने पे क्या हुआ, कंडेंस करना शुरू हो गया है ऐसे, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग कहते हैं ब्रीडेड, मतलब मोती। देखिए एक धागे में मोती की तरह से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मतलब याद रखिएगा कि लेप्टोटीन में क्या होता है, तो लेप्टोटीन में तो क्रोमोसोम ए बीडेड अपीयरेंस क्या होता है, तो बीडेड अपीयरेंस हमको देखने को मिलता है। मतलब क्रोमोसोम का देखिए, अब सर ये बीडेड अपीयरेंस आया कहां से, तो बाबू जब क्रोमेटिन थ्रेड खुला ना तो ये कंडेंस करना शुरू किया। जरा बताइएगा तो आप लोग, इसमें कौन सा कंडेंसेशन होता है, इसमें तो कॉइलिंग होता है ना, किस तरह कॉइलिंग है इसमें, तो इसमें कौन सा कॉइलिंग है, पैरानेमिक, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्या बोल, सुनिए क्या बोले हम, कि जो लेप्टोटीन है थ्रेड खुला, सुनिए थ्रेड खुला, पतला धागा की तरह बना, है ना, थिन थ्रेड स्टेज बना, थिन थ्रेड स्टेज बना, और फिर कंडेंसेशन शुरू किया, मतलब कॉइलिंग शुरू किया। तो ये सब वो जगह है जहां पे कॉइलिंग हो चुका है, मतलब ये सब वो जगह जहां पे कॉइलिंग, ये सब क्या है, ये सब कॉइलिंग को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, कॉइलिंग को, ठीक है ना, ये सब किसको, कॉइलिंग को शो कर रहा है, ठीक है। और कॉइलिंग आप देखिए, जो इसमें कहीं कहीं कॉइलिंग हो गया, इसके कारण वो क्या दिख रहा है, इसके कारण को दिख रहा है कि भैया एक धागा है, धागा में कहीं से बहुत सारे मोती लगा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं बीडेड अपीयरेंस, क्या कहते हैं, बीडेड अपीयरेंस, ठीक है। द कंडेंसेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ क्रोमोसोम बिगिंस, मतलब क्रोमोसोम का कंडेंसेशन या फिर स्पाइरेशन, यानी कि स्पायर की तरह बनने लगा, हम बताया एक्सप्रेशन, मतलब याद है ना, कुंडलीकरण, ऐसे घूमना शुरू हो जाता है ऐसा, ठीक है। मतलब इसमें क्या हुआ, तो कंडेंसेशन शुरू हो गया। द क्रोमोसोम सो पैरानेमिक कॉइलिंग ड्यूरिंग, अब इसमें क्या होता है, हम देखिए मिटोसिस में क्या था, तो प्लेक्टानेमिक कॉइलिंग था, इसमें क्या, तो पैरानेमिक कॉइलिंग है, ठीक है। The longitudinal splitting of chromosome take place except centromere but is not visible under microscope। अब देखिए क्या करें, अब देखिए एक थ्रेड में ठीक है ना, ऐसा बहुत सारा बीडेड अपीयरेंस होगा, तो इसको आप क्या कीजिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोमियर, याद है पढ़ाए हुए हम न्यूक्लियस में, क्या कहेंगे इसको, क्रोमोमियर, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, द लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम, मतलब ये क्रोमोसोम का लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग, मतलब क्या, ये देखिए ये हो गया ऐसा, ये होगा नॉट स्प्लिटिंग, पहले ऐसा था, देखिए पहले क्या था, तो पहले ऐसा था, ये स्प्लिट कर गया, मतलब जो देखिए क्रोमोसोम स्प्लिट तो करता है ना बाबू, तो क्रोमोसोम स्प्लिट जो होता है वो इसमें ही होता है, लेकिन इसको हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देख सकते हैं, मतलब बहुत हल्का फुल्का होता है ना, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। आया बात समझ में, ठीक है। देखिए द टेलोमेयर ऑफ क्रोमोसोम आर अटैच्ड टू द न्यूक्लियर एनवेलप व्हिच गिव्स ए बकेट, ये बुकेट अपीयरेंस। देखिए क्या कह रहा है, क्या ये रहा है कि क्या है बाबू, ये रहा है कि देखिए क्या कह रहा है कि द टीलोमेयर ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम का टीलोमेयर, टीलोमेयर मतलब क्या, क्रोमोसोम का ऊपर जो क्रोमोसोम का टर्मिनल एंड होता है, जो ऊपर का हिस्सा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टीलोमेयर, ठीक है। तो टीलोमेयर क्या होता है, तो न्यूक्लियर एनवेलप पे टच करता है, क्योंकि देखिए पूरा कंडेंस तो किया नहीं है, पूरा कंडेंस कर छोटा होगा, लेकिन पूरा कंडेंस तो किया नहीं है, लेकिन थ्रेड खुल गया है, ठीक है। तो क्या होगा, हमको ऐसा दिखेगा, देखिए ऐसा, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये बीडेड अपीयरेंस है ना, और इसमें ये जो है बाबू, ये आपका क्या है, सेंट्रोमियर, ये क्या हो गया, ये सेंट्रोमियर है, बीच वाला सेंट्रोमियर, ठीक है ना, और ये सब क्या है, ये सब बीडेड अपीयरेंस है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, तो ये क्रोमोसोम का ऊपर जो क्रोमोसोम है इसका सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, और क्रोमोसोम का सबसे ऊपर वाला क्या कहते हैं, टीलोमियर कहते हैं। मतलब हमको इस चीज में क्या दिखता है कि जो टीलोमियर है वो क्या हो रहा है, तो वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को टच कर रहा है, और ये क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अभी तो बोले ना आपको कि मिटोसिस और मियोसिस, इन दोनों का संबंध किससे है, तो न्यूक्लियस का डिवीजन से। तो यहाँ पे न्यूक्लियस का कहानी चल रहा है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे टच करते हमको दिखता है, ठीक है। और ये ऐसे जब ऐसे देखते हैं तो हम लोग, तो हमको ये बुके की तरह लगता है, ठीक है ना, हमको ये बुकेट की तरह अपीयरेंस लगता है। आया समझ में, तो दो तीन बात इसके बारे में बगल में लिख लीजिए, ठीक है। जो ये ड्राइंग आप लोग बना लिए हैं, नहीं बना लिए हैं तो बना लीजिए, ठीक है, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, बना लीजिएगा, लेकिन बनाइएगा जरूर, ठीक है ना। चलिए
पहला बात इसके बारे में लिखिएगा कि बीडेड एप्रियंस, क्या लिखिएगा, बीडेड एप्रियंस, मतलब धागा है, कहीं कहीं कॉलिंग दिखा तो बीडेड का दिखा। दूसरा बात लिखिएगा कि बुकेट एप्रियंस, क्या लिखे, बुकेट, बुकेट एप्रियंस हुआ, दिखा आपको। तीसरा बात लिखिएगा, ठीक है ना, कि थिन थ्रेड लाइक, क्या लिखिएगा, थिन थ्रेड लाइक। ठीक, ये 3 बार इसके बारे में लिख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर। मतलब ये कि मियोसिस वन का जो प्रोफेज 1 है, प्रोफेज 1 का जो पहला सरफेज है लेप्टोटीन, उसमें क्या हुआ, तो उसमें थ्रेड सब खुल चुका है। सुनिए, क्रोमोटीन थ्रेड का थ्रेड सब खुल चुका है, जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस करना शुरू कर गया है। और कंडेंस करने का क्या हुआ, तो हमको मतलब बिडेड स्ट्रक्चर दिखा, मतलब धागे में भाई कई सारे मोती के तरह हमको स्ट्रक्चर देखने को मिला, तो बिडेड एप्रियंस हुआ। ठीक है, और जब लेप्टोटीन खत्म हुआ तो क्या देखने को हमको मिला कि टेलोमेयर, ये तो टेलोमेयर है, ये ना टेलोमेयर, टेलोमेयर क्या हुआ, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये टेलोमेयर है, तो टेलोमेयर क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को टच कर रहा है। ठीक है, चलिए हो गया, इसको लिख लिया आप लोग, बिडेड एप्रियंस, बुकेट एप्रियंस और थिन थ्रेड लाइक। ठीक है, ये 3 बात इसके बारे में याद रखिएगा, ये भूलना नहीं है, ये भूलना एकदम मना है। आया समझ में? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जाइगोटीन। देखिए जाइगो मतलब होता है वो पेयर, क्या होता है, पेयर। मतलब इसमें क्या होता है, तो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग शुरू कर देते हैं। आया बात समझ? देखिए, ऑल्सो कॉल्ड पेयर्ड थ्रेड स्टेज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो पेयर्ड थ्रेड स्टेज, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें पेयरिंग होता है, पेयर्ड थ्रेड स्टेज, मतलब जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में क्या होता है, पेयरिंग शुरू कर देंगे। क्या लिखा हुआ है, ए सब फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम व्हिच इज नोन एज सिनेप्सिस या फिर सिंडाइसिस। ठीक है, देखिए क्या कहा कि जो जाइगोटीन है उसको आप कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग ऐसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि जो 2 होमोलोगस पेयर, जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है ना, वो आपस में पेयरिंग शुरू कर देते हैं। मतलब ये कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, ठीक है, ये क्या होता है, आपस में पेयरिंग शुरू कर देते हैं। अब यहां से क्वेश्चन आया कि सर ये पेयरिंग क्यों करते हैं, मतलब हम ये बोले, सुनिए, लेप्टोटीन में क्या हुआ, धागा खुला, थ्रेड का स्ट्रक्चर बना शुरू हुआ। जाइगोटीन में क्या होता है कि ये पेयरिंग करना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए ये पेयरिंग करेंगे भी और हटेंगे भी, अभी हट ही जाएंगे, ये प्रोफेज में हट जाता है ये सब। ठीक है ना, आया बात समझ? तो क्या बोले हम कि जाइगोटीन में क्या होता है, पेयरिंग शुरू करता है। अब यहां से बात आएगी सर ये पेयरिंग करता क्यों है। देखिए करता इसलिए पेयरिंग है कि आपको हम बता दें, साइंटिफिक बात है कि देखिए मिटोसिस में क्या बोले हम कि मिटोसिस में 100% डीएनए का रेप्लिकेशन, क्या बोले कि 100% डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो एस फेज में हो जाता है। मिटोसिस में क्या बोले, मिटोसिस में 100% डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में हो जाता है। लेकिन मियोसिस में 97 पॉइंट, ठीक है ना, या फिर 99.6 या फिर 99.7% ही डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है, कहां पे, एस फेज में। मतलब 0.3 से लेके 0.4% अभी बचा रह गया। तो क्या बोल रहे हैं, समझिए क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं, देखिए हम बता रहे हैं कि पेयरिंग करता क्यों है, क्यों नीड पड़ता है पेयरिंग का। ठीक है, देखिए हम बोल ये रहे हैं कि जो ये होता है मिटोसिस, क्या होता है मिटोसिस, क्या बोले कि मिटोसिस में, क्या बोले मिटोसिस में, ठीक है ना, 100% डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है। ठीक है ना, क्या बोले 100% अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है एस फेज में। लेकिन मियोसिस में, क्या बोले मियोसिस में, ठीक है ना, 99.6 से लेकर 99.7% ही डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है। मतलब 0.3 से लेकर 0.4% डीएनए रेप्लिकेशन बचा रह गया। अब बोलिएगा सर 0.4 बड़ा नेग्लिजिबल है सर, बहुत कम है, छोड़ दीजिए इसको। डीएनए में देखिए एक डीएनए हम लोग का डीएनए 2 मीटर का होता है ना, 2 मीटर में 0.1% भी, मतलब 2 मीटर का थ्रेड है, 2 मीटर का बहुत लंबा थ्रेड होगा, उसमें जो 0.1% होगा ना, इसमें भी कई सारे जीन का इंफॉर्मेशन होगा।
तो उसको भी डुप्लीकेट करना जरूरी है, नहीं तो अगला सेल में इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगा, है ना। डुप्लीकेट है कि नहीं जरूरी करना। इसी कारण क्या होता है कि देखिए क्या होता है समझिएगा। अब देखिए क्या होता है कि एक ऐसा क्रोमोसोम, ठीक है, और एक ऐसा क्रोमोसोम, ठीक है। ये दोनों क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग करने आई है, मतलब जाइगोटिन पेयरिंग होना शुरू हुआ। अब क्या हुआ कि ये वाला जो क्रोमोसोम था वो बोला कि भाई मेरे पास कुछ ऐसा डीएनए जो कि रेप्लिकेट नहीं किया है, हम क्या करेंगे उस थ्रेड को बाहर निकालेंगे। क्यों देखिए जाइगोटिन के बाद हम जाएंगे कहां पे, पेगाइटिन में। मतलब अगर हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कंडेंसेशन और भी तगड़ा होगा। अगर कंडेंसेशन अधिक तगड़ा होगा तो फिर हम डीएनए को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन अभी तो बस एक ही फेज को पार किए हैं, अभी तो बस लेप्टोप्रोटीन को ही पार किए ना, तो अभी कंडेंसेशन कम है। थ्रेड को बाहर जो डीएनए थ्रेड ना जो डीएनए थ्रेड रेप्लिकेट नहीं हुआ उसको बाहर निकाल दो। तो क्या होता है, ये ऐसे थ्रेड को बाहर निकाल दिया, ठीक है। ये बोला कि चलो भाई हम ऐसा बात है तो हम भी थ्रेड को बाहर निकालें, तो ये भी क्या किया, ये भी थ्रेड को बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब जैसे ही दोनों थ्रेड निकले दोनों आपस में उलझ गए। अरे अब देखिएगा ना, धागा का दो ऐसे ले लीजिए, उसको मतलब 3-4 ऐसे करके ऐसे 3-4 बार ऐसे लपेट दिए, ठीक है ना, और फिर उसको खींचे तो फंसेगा कि नहीं फंसेगा। ये भी वही, यहाँ भी वही हुआ कि डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हुआ था। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब कुछ डीएनए 0.6 से लेकर 0.4% डीएनए बच गया था, रेप्लिकेशन नहीं हुआ था। तो उस डीएनए को रेप्लिकेशन करने के लिए ये थ्रेड को बाहर निकाला। अब सर इसी फेज में क्यों किया, क्योंकि अगर ये और आगे बढ़ता तो जो क्रोमोसोम है और कंडेंस करता, अगर अधिक कंडेंस करता तो फिर डीएनए को बाहर नहीं निकाल पाता, लेकिन अभी कम कंडेंस किया है तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं ना। तो इसी कारण से क्या हुआ, ये डीएनए थ्रेड अपने आप को बाहर निकाल दिया। थ्रेड क्या किया, अपने आप को बाहर निकाला। कौन सा थ्रेड, वही जो डीएनए थ्रेड जो रेप्लिकेट नहीं हुआ था। अब जैसे ही दो क्रोमोसोम आपस में थे, लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम दोनों आपस में थे, ठीक है। अब क्या हुआ, थ्रेड दोनों बाहर निकाल दिए, और क्या हुआ, वो थ्रेड फंस गया, ऐसे फंस गया, समझे, यही है। अब दोनों फंस गया मतलब क्या हुआ, पेयरिंग कर लिया, जाइगोट मतलब पेयरिंग कर लिया, है ना। फर्स्ट टाइम रिपोर्ट बाय मोंटोमेरी, ठीक है। इसको पहली बार कौन बताया था, मोंटोमेरी बताया, ठीक है। अब देखिए द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस ऑफ थ्री टाइप, 3 तरह से होमोलोगस का पेयरिंग होता है। एक तो होता है प्रोसेंट्रिक, बिगिंस फ्रॉम सेंट्रोमियर। अगर सेंट्रोमियर के बगल से ऐसे शुरू होगा, अगर सेंट्रोमियर के बगल से शुरू होगा, ऐसे यहां शुरू होगा, ऐसे शुरू होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, तो प्रोसेंट्रिक पेयरिंग, ठीक है ना। बिगिंस फ्रॉम टेलोमेयर, अगर यहां से शुरू होगा, ऐसे यहां से शुरू होगा, मतलब दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों में सिंपल समझिए, एक ही मतलब ये दोनों है। अगर जो पेयरिंग है, यानी कि जो पेयरिंग है, ठीक है ना, जो पेयरिंग है, क्या बोले हम कि जो पेयरिंग है वो क्या होता है, यहां से शुरू होगा, ठीक है, सेंट्रोमियर से, तो इसको हम लोग कहेंगे प्रोसेंट्रिक। अगर ये यहां से शुरू होगा तो इसको हम लोग कहेंगे प्रो टर्मिनल, ठीक है। और कहीं से शुरू हो जाए, मतलब मान लीजिए कि बी से निकाले थ्रेड को, यहां से थ्रेड को निकाल दें, कहीं से हो जाए तो हम लोग कहेंगे रैंडम, ठीक है। तो बिगिंस फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। अब देखिए द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज जिप लाइक मैनर। ये क्या जिप की तरह नहीं दिख रहा है, अरे भैया सिंपल सी बात है, एक थ्रेड वैसा और एक थ्रेड ऐसा, ठीक है। और दोनों में क्या हुआ, दोनों में अपना थ्रेड को बाहर निकाल दिया ऐसे, क्या जिप की तरह नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, अरे चैन की तरह नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। तो क्या कहना है कि द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज जिप लाइक मैनर, जिप लाइक की तरह होता है। और देखिए ये जो डीएनए डुप्लीकेट नहीं हुआ था, यही जो डुप्लीकेट करने के लिए जो बाहर निकला ना, यही पेयरिंग का कारण बना। अगर डीएनए पहले डुप्लीकेट हो गया था ना तो पेयरिंग नहीं होता, ठीक है। इट मींस लेटरल एक्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज पेयर्ड, द पेयर्ड क्रोमोसोम आर नोन एज बाइवैलेंट। अब देखिए क्या है, अब इसको हम क्या करते हैं, एक में बंद कर देते हैं ऐसे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐसा होगा, क्रोमोसोम ऐसा ही होगा ना, ऐसा होगा, हम बस अच्छे से दिखने के लिए हम ऐसा बनाए, ठीक है, सीधा, लेकिन क्रोमोसोम तो ऐसा ही होगा, एक ऐसा होगा और दूसरा आपका ऐसा होगा, है ना।
इस पे क्या होगा, ऐसे थ्रेड निकला रहेगा, इस पे रेड कलर से अपना थ्रेड निकला रहेगा, ठीक है। देखिए क्या बोले हम कि इट मींस लेटरल एक्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज पेयर्ड, द पेयर्ड क्रोमोसोम आर नोन एज बाइवेलेंट। देखिए वैलेंट मतलब जो है ना, वैलेंट के लिए हम लोग एक सेंट्रोमेर का इस्तेमाल करते हैं, एक सेंट्रोमेर मतलब वन वैलेंट, ठीक है। तो ये बाइवेलेंट मतलब क्या कि देखिए क्या लिखा, दैट दिस मीन्स, इसका मतलब लेटरल एक्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कि जो लेटरल एक्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम का, देखिए ये एक क्या है, ये एक क्रोमोसोम है और ये पूरा क्या है, ये पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम है, मतलब दो एक जैसे क्रोमोसोम आपस में अरेंज है, ये अरेंज है ना। द पेयर्ड क्रोमोसोम आर नोन एज बाइवेलेंट, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे बाइवेलेंट, क्योंकि इसमें क्यों कहेंगे, क्योंकि उसके पास दो सेंट्रोमेर, क्या कहेंगे, बाइवेलेंट। अब यही सुनिए आगे जब बनेंगे ना पैकेटिन में, तो यही बाइवेलेंट, क्योंकि देखिए अभी क्या हो रहा है, अभी डीएनए का बस एक ही थ्रेड दिख रहा है, एक थ्रेड कंडेंस अभी हो रहा है, थ्रेड दिखेगा अभी आगे, तो जब थ्रेड दिखेगा ना तो यही बाइवेलेंट टेट्राड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे दो है, सेंट्रोमेर तो दो ही रहेगा, लेकिन जो अभी देखिए इसमें कितना क्रोमेट, ये होमोलोगस पेयर में जो दिख रहा है आपको, जो होमोलोगस पेयर आपको दिख रहा है, इसमें कितना क्रोमेट्स है, दो, एक ये, लेकिन जब ये और अधिक कंडेंस करेगा, याद है वो और अधिक कंडेंस करेगा तो क्या होगा, एक और निकलेगा यहां से, एक यहां से और निकलेगा, मतलब ये बाइवेलेंट टेट्राड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखते हैं हम लोग आगे, ठीक है, आया बात समझ में, बना लीजिएगा इसको, ठीक है। अब when the entire lateral axis of homologous chromosome is paired, the structure is known as synaptonemal complex। देखिए अब क्या हुआ कि when the entire lateral axis of homologous chromosome is paired, यानी कि जब पूरा का पूरा पेयर हो जाएगा, जब पूरा का पूरा पेयर हो जाएगा तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे, सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स। आया बात समझ में, ठीक है। अरे क्या लिखा, when the entire lateral axis, यानी कि पूरा का पूरा lateral axis है, अगर पेयर्ड हो जाएगा तो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर्ड हो जाएगा। देखिए ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम था, लेकिन पेयर्ड कैसे हुआ, पेयर्ड हुआ ड्यू टू थ्रेड जिप्लेक्स स्ट्रक्चर, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, और पूरा का पूरा में हो जाएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स। अब देखिए अगर शुरू होगा सेंट्रोमियर से तो क्या कहेंगे, प्रोसेंट्रिक। अगर शुरू होगा टीलोमियर से तो क्या कहेंगे, प्रो टर्मिनल। अगर कहीं से भी शुरू हो जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रैंडम, ठीक है। अब इट वाज फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड बाय मोसेस इन स्पेमोसाइट्स ऑफ क्रेफिश, यानी कि इसको पहली बार मोसेस बताए थे कहां पे, तो क्रेफिश के स्पेमोसाइट्स में, ठीक है। अब देखिए कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम रिमेन कंटिन्यूअस इन द सरफेस, कंडेंसेशन भी चालू है, अभी भी कंडेंस कर रहा है, ठीक है। अब देखिए 0.3 to 0.4% डीएनए रेप्लिकेशन इन जाइगोटीन, द डीएनए इज नोन एज ZYG इन जाइगोटीन डीएनए, ठीक है ना, ZYG डीएनए, ठीक है। क्या बोले हम, अब देखिए जो 0.3 से लेके 0.4% डीएनए जो रेप्लिकेट नहीं हुआ था, वो जाइगोटीन में अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए बाहर निकला, वही बाहर तो जो वो डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए बाहर निकला, वही तो पेयर्ड क्रोमोसोम का कारण बन गया, जाइगोटीन का फेस को तैयार कर दिया, ठीक है। और इस तरह का अब देखिए ये डीएनए का थ्रेड है ना, ये क्या है, डीएनए का थ्रेड है, और ये कौन सा डीएनए है, ये कौन सा डीएनए है जो वही 0.3 से 0.4% जो कि रेप्लिकेट नहीं किया था, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे जाइगोट, ZYG जाइगोट डीएनए, ठीक है। सो टू परफॉर्म रेप्लिकेशन, अगर आपको रेप्लिकेशन देखिए रेप्लिकेशन अगर डीएनए को रेप्लिकेशन करना है, सो टू परफॉर्म रेप्लिकेशन, अगर इसको रेप्लिकेशन करना है, द डीएनए स्ट्रैंड्स आर डिकंडेंस। अब देखिए पहले तो कंडेंस करना शुरू कर दिया था, अब कुछ डीएनए अंदर रह गया। देखिए क्या हुआ कि तो दिख नहीं रहा है हमको, सपोज कीजिए, ठीक है। देखिए ये क्या हुआ, सपोज करते हैं, सपोज, ठीक है, समझाने के लिए ऐसा इसको दिखाते हैं तो कुछ मिलेगा। देखिए ये सपोज ये करते हैं, देखिए ये क्या है, ये जो ना, ये रुमाल, ये जो हैंकी आपका जो नैपकिन है, ठीक है, ये क्या है आपका कंडेंस क्रोमोसोम है, कंडेंस कर रहा है, लेकिन कुछ डीएनए क्या हुआ था अंदर रह गया जो कि रेप्लिकेट नहीं हुआ था। ये अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए क्या हुआ, देखिए पहले पूरा कंडेंस ऐसा कंडेंस हो गया, देखिए ऐसा कंडेंस हो गया था, ठीक है, ऐसा कंडेंस। अब जो अंदर का डीएनए जो कि रेप्लिकेट नहीं हुआ है, वो उसको रेप्लिकेट करने के लिए क्या हुआ, ये फिर थोड़ा डीकंडेंस हुआ और डीएनए थ्रेड क्या हुआ, बाहर निकला ऐसे, ठीक है। और क्या लिखा है, परहैप्स दिस इवेंट रिजल्ट इन द पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, और यही क्या परहैप्स ऐसा मान सकते हैं कि जो डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए बाहर निकला था, वही क्या हुआ, पेयर्ड क्रोमोसोम का कारण बन गया, रिजल्ट हो गया, समझ गए।
क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं पैकाइटिन में, ठीक है। अभी तक दो फेज को देखें, क्या क्या देखें, लेप्टोटीन और जाइगोटीन। लेप्टोटीन में क्या हुआ था, क्रोमेटिन थ्रेड खुला था, थोड़ा हल्का हल्का कंडेंस किया था, बिजेट अपीयरेंस दिखा था, और जो टेलोमेयर था वो क्या था, न्यूक्लियस पे अटैच कर गया था, है ना, बुकेट लाइक अपीयरेंस देखने को मिला था। इसमें क्या हुआ, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयर्ड हुए। क्यों पेयर्ड हुए, क्योंकि कुछ डीएनए थ्रेड रेप्लिकेट नहीं किए थे, वो रेप्लिकेट करने के लिए बाहर निकल के अब सर मतलब बाहर निकलने के बाद सर क्या हुआ, तो बाहर निकल फंस गया, वो धागा था ना, धागा फंस गया वो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं किससे, अब बढ़ते हैं हम पैकाइटिन से, ठीक है। पैकाइटिन, ठीक है, पैकाइटिन। देखिए इसमें क्या हुआ, पैकाइटिन मतलब क्या, थ्रेड और थिक हो गया है, मतलब ऑल्सो कॉल्ड थिक थ्रेड स्टेज को क्या कहते हैं, थिक थ्रेड स्टेज भी कहते हैं। थिक है मतलब ना, ये थिक हो गया है ऐसा, ठीक है ना, थिक थ्रेड स्टेज, ठीक है। द क्रोमोसोम शो फर्दर कंडेंसेशन, अभी भी क्रोमोसोम कंडेंसेशन हो ही रहा है, ठीक है ना। अब ये जो कंडेंसेशन के कारण हुआ क्या कि स्प्लिट कर गया क्रोमोसोम, स्प्लिट जो देखिए स्प्लिट तो किया था कहां पे, लेप्टोटीन में ही, लेकिन यहां पे उस हद तक कंडेंस किया और स्प्लिट किया कि आप इसको आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। देखिए लिखा होगा कि द लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम नाउ बिकम विजिबल, यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग था, देखिए हम जब बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग तो क्या समझते हैं, देखिए पहले एक क्रोमोसोम, एक सेंट्रोमियर, उस पे दो आर्म। अब क्या हुआ, यही क्या हो गया, एक सेंट्रोमियर पे दो आर्म, ठीक है ना। मतलब इसमें क्या हुआ, तो इसमें लंबवत विभाजन हुआ, मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिट किया। इसी को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग ऑफ, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसी को कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। मतलब पैकाइटिन में हमको ये दिखना शुरू हो गया, ठीक है। दस बाइवेलेंट अपीयरेंस एस्टेड, आप देखिए जो बाइवेलेंट था मतलब क्या हुआ, देखिए पहले क्या था कि जो देखिए पहले क्या था, पहले ऐसा था, पहले देखिए ऐसा था स्टेड, ऐसा अपीयरेंस था, ठीक है ना, बाइवेलेंट था, ऐसा दो गो था, बाइवेलेंट था, दो होमोलोगस क्रोमोसोम। अब क्या हुआ, जो छिपा हुआ थ्रेड था वो भी क्या हुआ, दिखने लगा ऐसे, इसका भी दिखेगा, और जो एक होमोलोगस क्रोमोसोम था उसका भी ऐसे दिखेगा, देखिए उसका भी क्या होगा, उसका भी क्या होगा, ऐसे दिखेगा। देखिए पहले क्या था, पहले ये दोनों था, पहले क्या था, ये दोनों था, बीच में सेंट्रोमियर होगा तो क्या होगा, बाइवेलेंट कहेंगे। अब क्या होगा, दोनों का थ्रेड छिपा हुआ थ्रेड दिखने लगा, मतलब बाइवेलेंट क्या बन गया, टेट्राड बना कि नहीं बना, बन गया ना, चार को दिख रहा है कि नहीं, क्रोमेट्स टेट्राड, है ना। क्या बोले हम, देखिए तो क्या हुआ, देखिए समझिए, और देखिए हम बार बार ये दो अलग अलग से क्यों दिखा रहे हैं, दो क्रोमोसोम, दो होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब एक फादर से एक मदर से, इसे बार बार अलग अलग से दिखा रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये हो गया। अब क्या हुआ, और देखिए इसमें क्या था, थ्रेड निकला हुआ था, ठीक है, इसमें क्या था, ऐसा थ्रेड निकला हुआ था, है ना। अब क्या हुआ, ये स्प्लिट किया, मतलब ऐसा हुआ, देखिए एक ऐसा बना, ऐसा, ठीक है, और एक जो था क्रोमोसोम वो ऐसा हो गया, ऐसा, ठीक है। देखिए जो डीएनए थ्रेड निकला हुआ तो निकला ही रहेगा, वो अभी कहाँ जाएगा, वो अभी नहीं जाएगा, अभी थोड़ी देर बाद इसको भेजेंगे, फिर ये फिर अंदर जाएगा, ऐसा दिखेगा आपको। देखिए ये जो हम बनाए बाबू, ये वही है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये यही है, ठीक है ना, यही है जो क्रोमोसोम है ना, बस हम स्ट्रेच अभी दिखा दिए, ठीक है। अब देखिए इसको आप क्या कहे थे, बाइवेलेंट कहे थे ना, क्यों कहे थे, क्योंकि दो सेंट्रोमियर था। इसको आप क्या कहेंगे, एक दो तीन चार, क्या है ये, चार क्रोमेट्स, मतलब टेट्राड कहिएगा कि नहीं कहिएगा, कहिएगा, बिल्कुल कहिएगा, है ना, वही लिखा हुआ है। टेट्राड हैविंग, देखिए टेट्राड के पास क्या होता है, तो हैविंग टू होमोलोगस क्रोमोसोम ईच विद टू क्रोमेट्स एंड टू सेंट्रोमियर, मतलब टेट्राड के पास क्या है, तो दो क्रोमोसोम है, दो क्रोमोसोम का दोनों क्रोमोसोम में एक एक सेंट्रोमियर, और दोनों क्रोमोसोम में दो क्रोमेट्स, मतलब एक दो तीन चार, क्या लिखा है,
टेट्राइड हैविंग 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम, टेट्राइड के पास क्या है, टेट्राइड के पास क्या, देखिए 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम है। देखिए ये दोनों आपस में क्या है, व्हाट इज दिस, सिस्टर क्रोमेट्स, और ये दोनों आपस में क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेट्स बताए हुए। देखिए क्रोमेट एक क्या बोले हम कि सेंट्रोमियर, जो हम क्या बोले कि एक क्रोमोसोम का एक सेंट्रोमियर पे जो 2 क्रोमेट्स है वो क्या है आपस में, सिस्टर क्रोमेट्स है, सिस्टर क्रोमेट्स है। लेकिन 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम वो आपस में सिस्टर क्रोमेट्स नहीं है, वो नॉन सिस्टर क्रोमेट्स है। ठीक है, तो क्या बोले हम, अब देखिए यहाँ पे क्या था, ये बाइवेलेंट था, बाइवेलेंट क्या हो गया, टेट्राइड में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, मतलब सेंट्रोमियर तो 2 ही है, सेंट्रोमियर 2 और प्लस 1 2 3 4 4, ये 2 क्या हो गया सेंट्रोमियर और 4 क्या हो गया क्रोमेट्स। कोई दिक्कत, वही तो लिखा हुआ है, टेट्राज इक्वल टू 4 क्रोमेट प्लस 2 सेंट्रोमियर, 4 क्रोमेट प्लस 2 सेंट्रोमियर, है ना। दिस इज नोन एज 4 स्टैंड स्टेज, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया, इसको हम लोग क्या, इसको हम लोग कहते हैं 4 स्टैंड स्टेज। ठीक है, आया समझ में, चलिए क्लियर। अब देखिए अगला लाइन, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस इन 4 स्टैंड स्टेज ऑफ पैकाइटिन ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। वेरी 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 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला लाइन पूरा का पूरा मियोसिस का। ठीक है ना, देखिए क्या कहा, देखिए क्या कहा कि क्रॉसिंग ओवर, जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो कहां होता है, तो वो आपका पैकाइटिन, यानी कि पैकाइटिन में जब 4 स्टैंड स्टेज बनता है, मतलब अब देखिए अभी हम देखे थे, हम लोग देखे थे ना कि 4 स्टैंड स्टेज क्या है, देखे थे ना 4 स्टैंड, 2 इधर 2 इधर, मतलब 4, तो 4 स्टैंड स्टेज में जब पैकाइटिन का 4 स्टैंड स्टेज हो जाता है, उस समय क्या होता है, हमको क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। अब व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, तो कुछ नहीं बाबू, क्रॉसिंग ओवर कुछ नहीं, एकदम सिंपल समझिए, यहां समझिए, ये है ना, इसके पास अपना धागा निकला होगा ऐसे, ठीक है, और इसके पास अपना धागा निकला होगा ऐसे, है ना, आया बात समझ। अब देखिए क्या हुआ कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको तो हम लोग कहते हैं, अभी क्या कहते हैं इसको हम लोग, इसी को तो कहते हैं 4 स्टैंड स्टेज। इसमें क्या होता है, वो क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है, क्रॉसिंग ओवर। अब देखिए होता क्या है, अब देखिए ये धागा, ये इसका ये धागा, ये देखिए ये वाला धागा और ये वाला धागा आपस में क्या है, फंसा हुआ है, फंस गया है ना, तो दोनों धागा क्या है बाबू, आपस में फंस गया है। अब क्या होगा, खींचना शुरू करेगा, क्या होगा, ये तो दोनों धागा है, क्या होगा, आपस में घिसना शुरू करेगा, यही होता है। सुनिए क्या बोले हम कि जो दोनों धागा है ना, दोनों देखिए 2 धागा आपस में फंसा हुआ है, ठीक है, तो घींचेगा तो क्या होगा, टूटेगा वो। तो इसमें भी क्या होगा कि दोनों धागा क्या होगा, आपस में घिसना शुरू करेगा, जैसे ही घींचेगा तो क्या होगा, कोई हिस्सा कहीं का टूट जाएगा, क्या होगा, कहीं का टूट जाएगा। ठीक है, अब टूट के क्या होगा, तो टूट के देखिए क्या होगा, समझिएगा क्या होगा, क्या हुआ, कुछ दिखा नहीं हो रहा है। क्या बोले हम कि देखिए क्या हुआ, क्या बोले हम, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, देखिए ना क्रॉसिंग ओवर, देखिए क्रॉसिंग ओवर कहने का मतलब क्या है कि देखिए क्या हो रहा है, सुनिए, ये आपका थ्रेड है ना, दिख रहा है ना आपको, देखिए ये क्या है, तो ये 4 स्टैंड स्टेज है। अब देखिए इसमें क्या है कि ये दोनों धागा क्या आपस में फंसा हुआ है, ठीक है, फंसा हुआ धागा। अब देखिए ये जो धागा आपस में फंसा हुआ है क्या होगा, पहले घींचेगा। अब देखिए क्यों घींचेगा सर, घींचेगा इसलिए बाबू क्योंकि ये होमोलॉगस क्रोमोसोम थोड़ी आपस में अरेंज रहेगा, वो दोनों को फिर अलग अलग हटना है, स्प्लिट करना है दोनों को, टर्मिनेशन होता है, देखेंगे अभी आगे। ठीक है, ये क्या होगा, दोनों अलग अलग होगा,
ठीक है। अब क्या है कि ये दोनों जब अलग अलग होगा तो क्या होगा, ये दोनों धागा क्या करेगा, फंसा हुआ, देखिए ऐसे धागा सुनिए ऐसे धागा फंसा हुआ है, ये खींचेगा, जब खींचेगा तो क्या होगा, टूटेगा, यानी क्रोमोसोम का कोई हिस्सा टूटेगा। देखिए अब जब क्रोमोसोम का कोई हिस्सा टूटे तो देखिए कुछ बदलाव दिखा है दोनों में, इसमें ये वाले क्रोमोसोम में इसका हिस्सा आ गया है और ये वाले क्रोमोसोम में इसका हिस्सा आ गया है, ठीक है ना। यही कहलाता है, ये जो पॉइंट है पॉइंट, इसी को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। और देखिए अब क्या हुआ, हम कहे थे ना कि मियोसिस मतलब वेरिएशन, वेरिएशन मतलब इवोल्यूशन। देखिए क्या है, अब देखिए इसके पास परफेक्ट कोई अपना जीन होगा, इसके पास कोई परफेक्ट अपना जीन होगा। अब यहां पे क्या हुआ, तो यहां पे क्रॉसिंग ओवर हो गया। क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया। अब क्रॉसिंग ओवर का कारण क्या हुआ कि जीन में परिवर्तन आ गया, जीन में क्या हुआ, परिवर्तन आ गया। मतलब एक सेल में जैसे जो एक सेल 4 सेल में डिवाइड होगा तो उस 4 सेल में 2 सेल वैसा दिखेगा जिसमें जीन में परिवर्तन होगा, है बस, जीन में परिवर्तन होगा। और यही परिवर्तन तो वेरिएशन लेके आता है। अगर हम अपने पेरेंट्स से थोड़ा चेंज होते हैं तो क्यों होते हैं, ड्यू टू दिस, इसी कारण से क्या होता है, तो क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। आया बात समझ में, ठीक है। चलिए तो क्या क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस इन 4। अब देखिए धागा तो अभी लगा ही रहेगा, धागा में धागा लगा रहेगा, ठीक है ना। ये घिसा तिरी क्या उससे क्या हो, लेकिन धागा रहेगा, अभी क्या होगा, धागा रहेगा अभी, ठीक है। देख क्या लिखा है, ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर देयर इज एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमोसोम। क्या क्या कि देखिए ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर, यानी क्रॉसिंग ओवर के दौरान होता क्या है, तो एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट, यानी क्रोमोसोम का सेगमेंट एक्सचेंज होता है किसके बीच में, तो नॉन सिस्टर क्रोमेट्स, यानी कि ये दोनों क्या है, ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेट्स है, यानी कि नॉन सिस्टर क्रोमेट्स होमोलोगस क्रोमोसोम का जो नॉन सिस्टर क्रोमेट है, ये दोनों आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम का जो नॉन सिस्टर क्रोमेट्स है, नॉन सिस्टर क्रोमेट्स में क्या होगा, तो क्रोमोसोम का सेगमेंट एक्सचेंज हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, और यही कारण है वेरिएशन आने का, यही कारण है जीन में परिवर्तन होने का। आया बात समझ में। द मोस्ट एक्सेप्टेड मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज ब्रिकेज एंड रिवन हाइपोथेसिस। देखिएगा मोस्ट एक्सेप्टेड मैकेनिज्म कहने का मतलब क्या है कि जो आपको जो दिए थे आपका डलिंटन, ठीक है ना, इस ये क्या कहते हैं कि ब्रेकेज मतलब टूटना और जुड़ना। अब देखिए ये टूटता जुड़ता अपने से नहीं है, यहाँ पे सब एंजाइम के काम करता है। कोई एंजाइम यहाँ से क्रोमोसोम को तोड़ेगा, कोई एंजाइम यहाँ पे जाके जोड़ेगा, सब एंजाइमेटिक फंक्शन होता रहता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखा हुआ देखिए, अब क्या है क्रॉसिंग ओवर और रैंडमली। देखिए कहने का मतलब क्या है कि अगर आप एक धागा, बहुत सारा धागा उलझा हुआ है और उसको खींचिएगा तो कहां से जुड़ेगा आपको थोड़ी पता है। आप एक बात बताइए, चलिए हम बताते हैं आपको। जैसे देखिए सपोज कीजिए वो धागा जो था बहुत स्ट्रॉन्ग था, टूटा नहीं हमसे, ठीक है। चलिए सपोज तो धागा हमको देख भी नहीं रहा है, चलिए इसी को देखते हैं, यहां से धागा निकाल लेते, रुकिए। अब देखिए सपोज कीजिए कि धागा है, क्या है, ये एक धागा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम इसको खींचते हैं, क्या करते हैं, हम इसको खींचते हैं। अब खींचने के बाद ये कहां से टूटेगा हमको पता है, हम सपोज करते हैं, हम मानते हैं, देखिए हम मानते हैं इसको कि ये यहां से टूटेगा, हम मानते हैं इसको यहां से टूटेगा, ठीक है। अब हम इसको खींचेंगे तो क्या जरूरी है कि यहां से टूटेगा, ये तो खींचे इसको हम, देखिए खींचते हैं, ये तो एक्चुअली वहीं से टूट गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। एक्चुअली अब देखिए ये यहां से क्यों टूटा आपको बता दें हम ठीक है। ये तो लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। ये एक्चुअली यहां से नहीं टूटेगा, देखिए टूट भी सकता है, लेकिन जरूर नहीं कि वहां से टूटेगा। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि क्रॉसिंग ओवर क्या रैंडम प्रोसेस है, कहीं से भी टूट। अब देखिए दोनों धागा घिसातिरी कर रहा है, जब ये दोनों धागा घिसातिरी कर रहा है तो क्या पता है क्रोमोसोम कहां टूटेगा, सो कहीं भी टूट सकता है, कहीं भी जुड़ सकता है। आया बात समझ में, ठीक है। दिस रिजल्ट इट्स ब्रिंग न्यू कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन। अब ये क्या होता है कि रिकॉम्बिनेशन, जीन का नया एक कॉम्बिनेशन को फॉर्म कर देता है, ठीक है। और रिजल्ट इन वेरिएशन, अभी बताते हैं आपको कि जो ये नया जीन को फॉर्म करता है ये क्या करता है, वेरिएशन को लेके आता है, ठीक है।
क्रॉसिंग ओवर से एंजाइमेटिक, अब क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, सब एंजाइम के कारण होता है, ठीक है ना। कोई एंजाइम तोड़ेगा, कोई एंजाइम जोड़ेगा, ठीक है ना। और बताए कौन थे, तो स्ट्रीम एंड होटा, ठीक है। चलिए ये हो गया पैकेटिन। देखिए तो क्लास लंबा जा रहा है, ठीक है ना। क्या बोले हम, देखिए पहला क्या था, लिप्टोटीन, क्या हुआ था, क्रोमोसोम हल्का फुल्का कॉइलिंग। फिर क्या आए थे हम लोग, कहाँ आए थे हम लोग, जाइगोटीन, क्या हुआ था वहां पे, पेयर बना था। क्यों बना था, क्योंकि थ्रेड बाहर निकला था। इसमें क्या हुआ, इसमें मेन काम क्या हो गया कि क्रोमोमेयर, सॉरी जो इसमें मेन काम क्या हो गया कि क्रॉसिंग ओवर हो गया। वो जो धागा फंसा हुआ था वो गया तरी किया, टूट गया, थोड़ा सा सेगमेंट टूट गया, इसमें इसका इसमें मिल गया, इसका इसमें मिल गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आते हैं डिप्लोटीन पे। कहां पे, डिप्लोटीन, ठीक है। देखिए ये क्या है, ऑल्सो कॉल्ड, इसमें क्या, ये डबल थ्रेड स्टेज है। क्या है, ये डबल थ्रेड स्टेज है, ठीक है। लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल सबफेज, अब देखिए ये सबसे लंबा सब, जितना भी सफेद सबसे लंबा ये क्यों होता है, देखिए क्यों होता है ऐसे। देखिए ऐसे क्या हुआ, देखिए सब ऐसा सिंपल बनाते हैं, ऐसा है, ठीक है, ठीक है। इसका ये धागा यहां चेंज हो गया है, क्या हो गया है, चेंज हो गया है, ठीक है। इसके बाद धागा यहाँ पे चेंज हो गया। अब देखिए जब यहाँ पे धागा चेंज हो गया है, ठीक है ना, तो और सब पार्ट, इसके अलावा और जो पार्ट है ये तो अलग हटना शुरू कर देगा, लेकिन ये दोनों वही कोशिश में रहेगा कि शायद मेरा अपना फ्रेगमेंट हमको मिल जाए, लेकिन मिलता नहीं मिलता है। लेकिन जो दोनों अलग हो गए हैं वो कोशिश यही करते हैं, वहां पे मॉलिक्यूलर, अभी भी मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूल्स है ना वो अभी भी अटैच है वहां पे। कहते हैं कि नहीं, हम लोग कोशिश करते हैं कि इसका वाला इसको, इसका वाला इसको दे देते हैं, लेकिन होता नहीं है। लेकिन वो मतलब उस काम में लगे रहते हैं, लगने के कारण क्या होता है, समय लग जाता है, इसलिए इसके कारण समय अधिक लगता है। इट में टेक फ्यू आवर्स टू सेवरल मंथ, इसमें कुछ आवर से लेके कुछ महीना, कुछ साल भी लग सकता है। आफ्टर क्रॉसिंग ओवर नाउ नॉन सिस्टर क्रोमेट्स स्टार्ट सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर। अब क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या होता है, जो नॉन सिस्टर क्रोमेट्स है वो सेपरेट करना शुरू करते हैं। अब सेपरेट करना शुरू करेंगे, ये हटेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, अब देखिए अब क्या हुआ कि जैसे धागा टूट गया ना, सारा का जो डीएनए बाहर निकला था ना वो रेप्लिकेट करके फिर अंदर चला गया, अब चला गया। जो धागा आपका निकला था इसमें जाइगोटीन में, वो क्या हुआ कि फिर अंदर चला गया और अब सेपरेट करना शुरू किया, ठीक है। द सेपरेटिंग बिगिंस फ्रॉम द सेंट्रोमियर एंड प्रोसीड टुवर्ड्स, अब देखिए क्या कैसे होता है, ये ऐसे फंसा हुआ ये है ना। सेंट्रो क्या होता है, देखिए सेंट्रोमियर शुरू करता है, स्लिप करता है, देखिए ये बीच में सेंट्रोमियर है, बीच में सेंट्रोमियर है, ये देखिए ऐसा स्लिप करना शुरू करता है, सेंट्रोमियर से टीलोमियर को होते हुए बाहर निकलता है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डी साइनेसिस। देखिए साइनेसिस में क्या हुआ था, दोनों होमोलॉगस को आपस में आके मिले थे, पेयर बने थे। इसमें क्या होता है, डी पेयर होते हैं, अलग होते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये साइनेसिस का उल्टा है, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ टर्मिनेशन द नॉन सिस्टर क्रोमेट्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट दोस पार्ट वेयर ऑलरेडी द क्रॉसिंग ओवर हैज बीन टेक प्लेस। यानी कि जब आपका डिप्लोटीन होता है उसमें क्या होता है कि सारे पार्ट, यानी कि देखिए ऐसा, देखिए ये पार्ट क्या है आपका, यही तो है ना क्रॉसिंग ओवर में एक्सचेंज हो गया है। अब क्या है कि ये दोनों पार्ट ये सब देखिए, ये पूरा पार्ट क्या होगा, हटना शुरू कर देगा, लेकिन ये पार्ट अभी भी वही कोशिश में लगा रहेगा कि नहीं हम लोग को शायद अपना जो मेरा फ्रेगमेंट था वो मिल जाए, मिलता नहीं है, ठीक है। अब जो ये जुड़ा होता है ये क्या होता है, तुमको एक्स की तरह दिखता है, इसको हम लोग कहते हैं काइस्टमिया, कहते हैं, क्या कहते हैं, काइस्टमा, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है दिस कांटेक्ट पॉइंट आर एक्सेप्ट एंड आर नोन एज काइस्टमा, ठीक है। देखिए देवर फर्स्ट टर्म रिपोर्टेड बाय जेसन इन 1909, इसको पहली बार कौन बताया, तो जेसन बताया था 1909 में, ठीक है। इफ काइस्टमा आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम टर्मिनल के साथ, देखिए क्या कह रहा है कि ये तो जो एक्सपोज है, जो एक्स, देखिए ये कहीं भी, हम क्या बोलेंगे, टूट कहीं भी सकता है, जरूरी नहीं कि ऊपर टूटेगा, हम तो ऊपर दिखा रहे हैं, टूट कहीं भी सकता है वो। तो अगर वो टर्मिनल एंड पे होगा तो उसको हम लोग कहेंगे टर्मिनल काइस्टमा, अगर वो मिडिल पे कहीं होगा तो उसको हम लोग कहेंगे इंटरकैरियर काइस्टमा, ठीक है। और काइस्टमा आर द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्या कह रहे हैं, देखिए काइस्टमा आर द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, मतलब क्रॉसिंग, काइस्टमा के कारण क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, क्रॉसिंग ओवर के कारण काइस्टमा बना। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता तो ये एक्स फॉर्मेशन, एक्स की तरफ हमको देखने को नहीं मिलता, ठीक है।
मोर द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम मोर विल द फ्रीक्वेंसी ऑफ, देखिए क्रोमोसोम का जितना लंबाई जितना लेंथ लंबा होगा उतना ही केस्टिमा, देखिए जितना लंबाई जितना लेंथ इसका ऐसा होगा। मान लीजिए क्रोमोसोम का लंबाई बहुत लंबा है तो केस्टिमा क्या होगा, उतना ही हमको अधिक देखने को मिलेगा। मतलब बहुत सारा केस्टिमा आपस में बनेगा, ठीक है ना। ये तो एक ही दिखा, आपस में बहुत सारा केस्टिमा बनता है वो, ठीक है। द टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम फॉर्म मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम। देखिए क्या कहा कि टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो है वो कई सारे केस्टिमा को बनाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 14 केस्टिमा आर ऑब्जर्व इन विका फेका प्लांट क्रोमोसोम, यानी कि जो एक प्लांट है उसको हम लोग विका फेका प्लांट कहते हैं, ठीक है। उसमें एक बार मेरे को 14 केस्टिमा देखने को मिला, ठीक है। अब अंतिम में है क्या आपका डाइकाइनेसिस, उसमें क्या है कि देखिए द डिप्लोटीन स्टेज स्लोली कम्स इनटू डाइकाइनेसिस। अब देखिए अब जो डिप्लोटीन स्टेज है, यानी कि जो डिप्लोटीन स्टेज है वो क्या होता है, स्लोली डाइकाइनेसिस में। देखिए डाइकाइनेसिस मतलब क्या, बात खत्म, डाइकाइनेसिस में आता है, ठीक है। इन दिस फेज ट्रांजिशन इज कंप्लीट। इसमें क्या, देखिए इसमें क्या हुआ था, डिप्लोटीन, देखिए डिप्लोटीन में क्या हुआ था, दो अलग हटना शुरू हो गया था, डिप्लोटीन में दो होना शुरू हो गया था, ट्रांजिशन होना शुरू हो गया था। इसमें क्या होता है, ट्रांजिशन कंप्लीट हो जाता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। मतलब इसमें ऐसा फेज बनता है, देख लीजिए, ठीक है, इसमें ऐसा बनेगा। इसमें क्या होगा, ऐसा बनेगा, मतलब दोनों क्रोमोसोम क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर न्यूक्लियस एंड, देखिए जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस सब क्या, सब डिस्पेयर हो जाते हैं, सब कुछ नहीं दिखते हैं। मतलब सिंपल समझ लीजिए कि जो वहां पे लेट प्रोफेज में था वहां पे ये, यहाँ पे आपका ये किसमें हो रहा है, डाइकाइनेसिस में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मोर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम और कंडेंस करता है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियर स्पिनल फाइबर बनना शुरू हो जाता है, यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फाइबर बिगिंस विद द डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे कि जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म होगा स्पिनल फाइबर बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हम लोग पढ़े प्रोफेज को। तो लेक्चर से तो यहाँ खत्म हुआ। हम कहे थे आप लोगों को कि सेल साइकिल का लेक्चर सीधी चलेगा, लेकिन नहीं, एक लेक्चर और कर लेंगे, इसका एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ हम लोग देख लेंगे, ठीक है। और अभी बचा हुआ है मेटाफेज, एनाफेज, मियोसिस 2, ठीक है। तो उस देखिए मेन जो भी थोड़ा सा कठिन था, थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड था, वो यही था, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको समझ लिए, तो क्या क्या समझे आप, देखिए सिंपल समझ लीजिए। अब देखिए पूरा क्लास को हम कंक्लूजन बताते हैं, ये बताते हैं कि मियोफेज में मियोसिस में दो फेज, मियोसिस दो बार होता है। एक मियोसिस दो क्रोमोसोम को अलग करता है और एक मियोसिस डीएनए के सेट को अलग कर देता है। उसके बाद मियोसिस 1 में 4 फेज होता है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। प्रोफेज 1 में क्या होता है, 5 सब फेज होता है, याद है ना, LZPD², याद है ना, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, है ना। लिपोटीन में क्या होता है, थ्रेड सब, क्रोमेटिन थ्रेड सब अलग होते हैं, अलग अलग कंडीशन शुरू करते हैं। जाइगोटीन में क्या होता है, पेड़ बनना शुरू होता है, थ्रेड बाहर निकल के फंसता है। पेकाइटिन में क्या होता है, वो थ्रेड जो थ्रेड है वो आपस में घिसना शुरू करता है और क्या होता है, क्रोमोसोम का फ्रेगमेंट हल्का टूट के इधर वाला इधर में, इधर वाला इधर में चला जाता है, क्रॉसिंग ओवर बनता है। डिप्लोटीन में क्या होता है, तो ट्रांजिशन शुरू होता है, यानी कि दोनों क्रोमोसोम जो आपस में जुड़े हुए थे ना, जो होमोलॉगस पेयर आपस में जुड़े हुए थे, वो हटना शुरू करते हैं। और कहां से कहां, सेंटर से टेलोमेयर तक। और डाइकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियर वो हट जाते हैं, हटने के बाद क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह है वो हट जाता है, न्यूक्लियस हट जाता है और सारा क्रोमोसोम कहाँ आ जाता है, सारा क्रोमोसोम आ जाते हैं आपके साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो कल हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी के बारे में क्या लिखा है वो देखेंगे हम लोग, फिर थोड़ा हम लोग मेटाफेज एनाफेज को समझेंगे और कल हम लोग इसको चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो और सुनिए, इसको ध्यान से सुनिएगा, मन से सुनिएगा, एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार 3 बार 4 बार सुनिएगा, लेकिन सुन के समझ ही लीजिएगा। फिलहाल इतना तो समझ ही लीजिए कि मेटाफेज, इतना समझ लीजिए कि प्रोफेज में क्या क्या फेज होता है, किस फेज में क्या होता है, किस फेज में क्या होता है उसको समझ लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो मैं से पढ़ते रहिए, मन से पढ़िए। आज के लिए इतना ही, आगे क्लास में, धन्यवाद।